सर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, बट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होता क्या है यही समझाओ ना। किस चीज की पढ़ाई को अपन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बोलते हैं? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को हम दो पार्ट्स में पढ़ते हैं, क्योंकि दो प्रकार का रिलेशन देखा गया है। एक रिलेशन ये देखा गया है कि हम किसी सॉल्यूशन में, किसी इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन में करंट पास करते हैं और उससे केमिकल रिएक्शन होने लग जाते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें करंट, इलेक्ट्रिसिटी और केमिकल रिएक्शंस के बीच के रिलेशन की पढ़ाई करते हैं हम। ये रिलेशन दो प्रकार का देखा गया है। एक रिलेशन को पढ़ते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर और दूसरे रिलेशन को पढ़ते हैं गैल्वेनिक सेल के अंदर। हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे बेटा आप लोग? आई होप सब बढ़िया होगे, बिंदास होगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होगे। मेरा नाम है दीपक वशिष्ठ और मैं हूं आपका फिजिकल केमिस्ट्री का टीचर और बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस अमेजिंग सी सीरीज में, जिसमें बेटा हम लोग हर चैप्टर को एक मिनिमम पॉसिबल टाइम में रिवाइज कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत आपके लिए यूजफुल होने वाला है, क्योंकि हम मुश्किल से 1 से 1.5 घंटे के अंदर पूरा चैप्टर बेटा रिवाइज करेंगे इस सेशन में। आज मैं आपको कराने जा रहा हूं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ये बहुत बच्चों की दिक्कत रहता है, बहुत बच्चों को इसमें प्रॉब्लम आती है, बट आज के सेशन से डेफिनेटली बेटा आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कॉन्फिडेंस आ जाएगा इस सेशन के बाद। एंड तक जरूर देखना बेटा, बहुत बहुत मजा आने वाला है आप लोगों को। तो चलो शुरू करते हैं अपनी ऑसम वाली रिवीजन। वन शॉट में, मिनिमम पॉसिबल टाइम में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को कवर करते हैं अपन लोग। और हाँ, एक चीज और बताना चाहूंगा बेटा, देखो यहां पे रिवीजन हो रही है इस सीरीज के अंदर बिल्कुल मिनिमम पॉसिबल टाइम में, बट आपको डिटेल में अगर ये चैप्टर्स करने हैं तो हमारे बैचेस में बहुत डिटेल में मैंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपको कराया हुआ है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं मजेदार वाली रिवीजन। बहुत इंटरेस्टिंग होगा सेशन, बस हर जगह से दिमाग हटा लेना, पूरा फोकस एक एक बात पे करना। बहुत बहुत कंसेप्ट भी सीखने को मिलेंगे बेटा इस सेशन में आज। तो चलो शुरू करते हैं और एंजॉय करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को। तो भाई आपके मन में क्वेश्चन आ रहा है, सर इसमें आप क्या क्या पढ़ाओगे? तो बेटा सबसे पहले अपन इंट्रोडक्शन करेंगे कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होता क्या है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के दो पार्ट होते हैं, उनको भी बहुत डिटेल में करेंगे और एंड में बैटरीज के साथ हम इसको फिनिश करेंगे। आई होप मेरे बेटा आप लोग बहुत ध्यान से सुनेंगे और इसका फायदा उठाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो भाई सबसे पहला क्वेश्चन बच्चों के मन में ये उठता है, सर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, बट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होता क्या है यही समझाओ ना। किस चीज की पढ़ाई को अपन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बोलते हैं? तो सुनो बेटा जी, नाम से ही पता लग रहा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री दो शब्दों से मिलकर बना है बेटा। इलेक्ट्रो कहीं ना कहीं करंट, इलेक्ट्रिसिटी के लिए स्टैंड कर रहा है यहां, बिल्कुल। और केमिस्ट्री समहाउ ये केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड है। तो बिल्कुल जैसा कि नाम से पता लग रहा है, इलेक्ट्रिसिटी और केमिकल रिएक्शंस के बीच के रिलेशन की पढ़ाई को ही अपन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बोलते हैं। तो अब बिल्कुल क्लियर हो गया। तो अगर कोई पूछे आज के बाद व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तो हम बोलेंगे कि करंट, इलेक्ट्रिसिटी और केमिकल रिएक्शंस के बीच में कैसा रिलेशन है, इसी की डिटेल्ड पढ़ाई को अपन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बोलते हैं। क्लियर हो गया बेटा? फिर से रिपीट करो, इलेक्ट्रिसिटी और केमिकल रिएक्शंस के बीच में कैसा रिलेशन है, उसी की डिटेल्ड पढ़ाई को अपन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बोलते हैं। आओ इसी को मैं लिखवा देता हूं। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज द डिटेल्ड स्टडी ऑफ रिलेशन बिटवीन, इट इज द डिटेल्ड स्टडी ऑफ रिलेशन बिटवीन, मेरे साथ साथ बोलो बेटा आप लोग, ठीक है? पूरा इन्वॉल्व हो, बोथ वे कम्युनिकेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बस मैं बोले जा रहा हूं, आप चुपचाप बैठ के सुन रहे हो। आप भी वहां से बोलो बेटा, देखो मजा आएगा, इन्वॉल्व होके पढ़ने का मजा ही अलग है। तो इट इज द डिटेल्ड स्टडी ऑफ रिलेशन बिटवीन, ठीक है? इट इज द डिटेल्ड स्टडी ऑफ रिलेशन बिटवीन करंट, इलेक्ट्रिसिटी एंड केमिकल रिएक्शंस। बिल्कुल बेटा, यहां तक समझ में आ गया? बिल्कुल। अब सर कैसा रिलेशन देखा गया है? कुछ रिलेशन होता है क्या करंट, इलेक्ट्रिसिटी और केमिकल रिएक्शन के बीच में? हां बेटा जी, रिलेशन देखा गया है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को हम दो पार्ट्स में पढ़ते हैं, क्योंकि दो प्रकार का रिलेशन देखा गया है। एक रिलेशन यह देखा गया है कि हम किसी सॉल्यूशन में, किसी इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन में करंट पास करते हैं और उससे केमिकल रिएक्शन होने लग जाते हैं। करंट पास करने से केमिकल रिएक्शन?
हाँ बेटा होता है, अभी डिटेल में बताऊंगा कैसे होता है। और फिर ऐसा भी रिलेशन देखा गया है जहां पर हम कुछ केमिकल रिएक्शन कराते हैं सॉल्यूशंस में और उससे करंट पैदा होने लगता है। क्या बात कर रहे हैं सर, दोनों बोथ वे रिलेशन है क्या? हाँ जी, बोथ वे रिलेशन है। और एक रिलेशन को बेटा जी पढ़ा जाता है आपका, तो इसीलिए हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के दो पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट में हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल, ठीक है सर। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या रिलेशन आता है सर दोनों के बीच में? दोनों के बीच में मतलब इलेक्ट्रिसिटी और केमिकल रिएक्शंस के बीच में, ठीक है। और फिर दूसरा पार्ट होता है बेटा गैल्वेनिक सेल। अब मैं बताता हूं, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में देखा गया है आप किसी इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन में करंट पास करो तो आपके रिडॉक्स रिएक्शन मतलब कुछ रिएक्शंस होने लग जाते हैं, ओके। और गैल्वेनिक सेल में मेरे बेटा देखा गया है आप कुछ रिएक्शन कराओ और उससे करंट पैदा होने लगता है। बिल्कुल उल्टा रिलेशन है और दोनों प्रकार का रिलेशन देखा गया है बेटा जी। तो ठीक है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में करंट इज पास थ्रू इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। अब आप कह रहे हो सर ये इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन का क्या मतलब है? तो बेटा इलेक्ट्रोलाइट्स वो होते हैं जिनको आप सॉल्यूशन में, जिनको आप देखो सॉल्यूशन में वो अपने आयनों में टूट के रहते हैं, ऐसे किसी भी सब्सटेंस को अपन इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं और उनके सॉल्यूशन को इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन बोलते हैं। मतलब सोच लो ना, अगर मेरे को उठा के मैंने पानी में डाला, मेरा पानी के साथ सॉल्यूशन बन गया और वहां जाते ही पानी में मैं अपने आयनों में टूट गया तो मैं इलेक्ट्रोलाइट हूं, ठीक है। कोई भी चीज जो अपने आयनों में टूट के रहती है सॉल्यूशन में उसको इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। तो हम क्या करते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल में, हम करंट पास करते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन से एंड सर्टेन रिएक्शंस होने शुरू हो जाते हैं, ओके, ठीक है सर। तो ऐसा देखा गया है बिल्कुल। और भी देखा गया है बेटा, क्या देखा गया है? और कुछ डिवाइसेस ऐसे होते हैं और ये ऐसा जिस बर्तन में होता है उनको अपन बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल। और कुछ मेरे बेटा ऐसे भी देखे गए हैं जहां पर हम केमिकल रिएक्शंस कराते हैं और उससे करंट जनरेट हो जाता है, ओके। सर्टेन केमिकल रिएक्शंस अकर। गैल्वेनिक सेल एक ऐसा डिवाइस है जिसमें कुछ केमिकल रिएक्शन होते हैं, सर्टेन केमिकल रिएक्शंस अकर एंड करंट इज जनरेटेड, और उन रिएक्शंस की वजह से करंट जनरेट हो जाता है। बिल्कुल बेटा सच्ची बोलो, पहली स्लाइड बिल्कुल आत्मा में समा चुकी है। आओ एक बार मेरे साथ मिलकर समराइज करते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें करंट, इलेक्ट्रिसिटी और केमिकल रिएक्शंस के बीच के रिलेशन की पढ़ाई करते हैं हम। ये रिलेशन दो प्रकार का देखा गया है, एक रिलेशन को पढ़ते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर और दूसरे रिलेशन को पढ़ते हैं गैल्वेनिक सेल के अंदर। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या होता है बेटा, हम करंट पास करते हैं किसी इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन में और कुछ रिएक्शन होने लग जाते हैं, जबकि गैल्वेनिक सेल में इसका उल्टा भी देखा गया है कि कुछ रिएक्शन हम कराते हैं और उन रिएक्शंस के वजह से कुछ करंट पैदा होने लगता है मेरे बेटा। क्लियर हो गया? तो वन बाय वन दो पार्ट है बेटा इस चैप्टर के, तो वन बाय वन हम करेंगे। मैं पहले कराऊंगा अपने बच्चे को इलेक्ट्रोलिटिक सेल। हर साल नीट में मेरे बेटा इससे क्वेश्चन आता ही आता है, तो बहुत मजेदार होने वाला है। अब ध्यान से देखना, एक एक चीज आपको समझ में आएगी। मैं बिल्कुल बेसिक से कराऊंगा ये मानते हुए कि मेरे बच्चों को कुछ नहीं आ रहा। ध्यान से देखना, मजा आने वाला है आपको। तो सर इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या होता है ये बताओ ना। अभी मैंने बताया था कि हम करंट पास करते हैं किसी इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन में और उससे रिएक्शन होने लगता है। अब वो कैसे होता है मैं वन बाय वन बताऊंगा, इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन इसी स्लाइड में हम लोग ऑलमोस्ट कवर करने का प्रयास करेंगे। तो भाई सबसे पहले आपके मन में क्वेश्चन, सर इलेक्ट्रोलिटिक सेल कैसा होता है सर, इसकी कंस्ट्रक्शन बताओ ना सर। तो सुनो मेरे बेटा, हम एक बर्तन लेते हैं, जनरली मान लो ग्लास का ले सकते हैं, कांच का ले सकते हैं, है ना, हार्ड प्लास्टिक का ले सकते हैं, ठीक है सर। एक बर्तन ले लिया, इसमें हम दो मेटल प्लेट लगाते हैं। जनरली ये जो ऐसा मेटल लेते हैं जो इनर्ट हो, मतलब किसी के साथ रिएक्ट ना करे आसानी से। तो जनरली देखा गया है बेटा प्लेटिनम बहुत इनर्ट मेटल है, मतलब ये रिएक्ट नहीं करता बेटा प्लेटिनम आसानी से। तो जनरली इनर्ट मेटल प्लेट्स लेते हैं, उनको किसी बैटरी के दो अपोजिट टर्मिनल से अटैच करते हैं, ठीक है सर। अब सर ये खाली होता है क्या बर्तन? नहीं जी, इसमें किसी इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन होता है।
अब इलेक्ट्रोलाइट क्या, कोई भी ऐसी चीज जो अपने सॉल्यूशन में अपने आयनों में टूट कर रहे उसे अपन इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। मान लो मेरे बेटा मैंने यहां पर मोल्टन पिघला हुआ NaCl ले लिया, ओके जी। तो बेटा वैसे तो NaCl क्या है, नमक। आपके घर में जो नमक होता है ये तो सॉलिड के रूप में होता है, बट अगर इसको पिघाल दोगे, गर्म करोगे तो ये लिक्विड बन गया। और बेटा जब पिघल जाता है मोल्टन, ठीक है, तो ये अपने आयनों में टूट जाता है, ओके। और कोई भी चीज जो अपने आयनों में टूट सकती हो वो इलेक्ट्रोलाइट है। चलो मान लो अभी मैंने एक इलेक्ट्रोलाइट का वो ले लिया, ठीक है, पिघला हुआ NaCl ले लिया। पिघला हुआ याद रखना, पिघला हुआ NaCl मतलब जो क्रिस्टल है ना, NaCl के जो क्रिस्टल है वो इंडिविजुअल आयनों में टूट गया है, ठीक है सर, आयनों में टूट गया। बस यही होता है मेरे बेटा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इस तीन चीज के अलावा कुछ याद नहीं रखना। एक बर्तन लिया, दो इनर्ट, जनरली इनर्ट मेटल की प्लेट लेते हैं, जनरली नॉट ऑलवेज, हाँ जनरली हम इनर्ट मेटल की प्लेट लेते हैं, दोनों तरफ लगाते हैं, बैटरी के अपोजिट टर्मिनल से अटैच करते हैं और इस बर्तन में भरा होता है किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन, ठीक है सर, इतनी बात समझ में आ गई। यह है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। सर ये काम कैसे करता है, अब सब लोग बहुत ध्यान से देखना। बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को हम छोटी प्लेट से दिखाते हैं, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को हम बड़ी प्लेट से दिखाते हैं। अब क्योंकि ये मेटल प्लेट नेगेटिव प्लेट से जुड़ी हुई है तो बेटा इस मेटल प्लेट पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और बेटा इन मेटल प्लेट्स को अपन बोलते हैं इलेक्ट्रोड्स। क्या बोलते हैं जी, इलेक्ट्रोड्स बोलते हैं, ठीक है। ये पॉजिटिव प्लेट से जुड़ी हुई है बेटा मेटल प्लेट, है ना, पॉजिटिव टर्मिनल से, इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये हो जाएगा नेगेटिव इलेक्ट्रोड, इसे बोलेंगे पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। हमने बटन ऑन किया, ये प्लेट नेगेटिवली चार्ज, ये प्लेट पॉजिटिवली चार्ज हो गई। अब क्या होता है सर इसके बाद, तो सुनो। अब ये जो बेटा आपको पता है अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं ना जी, अपोजिट अट्रैक्ट करते नहीं करते, हाँ तो बिल्कुल। तो ये नेगेटिव चार्ज प्लेट ये पॉजिटिवली चार्ज आयन को, और पॉजिटिवली चार्ज आयन को अपन बोलते हैं कैटायन, तो बेटा इसको अट्रैक्ट करती है। तो ये जो कैटायन है नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करने लगेंगे। अरे अपोजिट अट्रैक्ट करेगा बेटा, ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिवली चार्ज आयन जो है सॉल्यूशन में उनको अट्रैक्ट करेगा। नेगेटिवली चार्ज आयंस को अपन बोलते हैं एनायंस, पॉजिटिवली चार्ज आयंस को बोलते हैं कैटायंस। तो नेगेटिव प्लेट जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड है वो कैटायन को अट्रैक्ट कर रहा है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एनायन को अट्रैक्ट कर रहा है। इसी से अब हमने नाम दे दिया, क्योंकि ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड, इन मेटल प्लेट्स को इलेक्ट्रोड बोल दिया, ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड कैटायन को अट्रैक्ट कर रहा है, इसीलिए इसको नाम दे दिया कैथोड। ओहो, द इलेक्ट्रोड विच अट्रैक्ट्स कैटायन इज कॉल्ड कैथोड, ये कारण है कैथोड कहने का। ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एनायन को अट्रैक्ट कर रहा है, इसीलिए एनोड। ओहो सर समझ में आ गया। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो नेगेटिव प्लेट है वो कैथोड, जो पॉजिटिव प्लेट है वो एनोड। जैसे ही मैंने बटन ऑन किया बैटरी से तो मेरे बेटा इलेक्ट्रोलाइट के जो आयंस हैं कैटायन कैथोड की तरफ मूव करेंगे, एनायन एनोड की तरफ मूव करते हैं। अब क्या होता है सर इसके बाद, अब ध्यान से देखो मेरे बेटा क्या होता है। आपके कैटायन कैथोड पर पहुंचे, नाम ही इसीलिए दिया गया है बेटा कैथोड, क्योंकि कैटायन को अट्रैक्ट कर रही है ये मेटल प्लेट, ये इलेक्ट्रोड प्लेट, बिल्कुल। अब ये कैटायन इधर पहुंचा बेटा, इस पर इलेक्ट्रॉन की कमी है, मोल्टन है तो लिक्विड लिखेंगे, बिल्कुल। इस पे इलेक्ट्रॉन की कमी है, यहां नेगेटिव प्लेट पे इलेक्ट्रॉन्स की भरमार है, तभी तो नेगेटिव चार्ज है। तो ये Na+ इस मेटल प्लेट से इलेक्ट्रॉन ले लेता है, इसके ऊपर तो एक्सेसिव इलेक्ट्रॉन है ना, नेगेटिव चार्ज है। और बेटा जैसे ही इसने इलेक्ट्रॉन लिया Na+ ने, इलेक्ट्रॉन का लेना कहलाता है रिडक्शन। अजी रिडक्शन हो गया, इलेक्ट्रॉन ले लिया, एक पॉजिटिव को एक नेगेटिव ने न्यूट्रलाइज कर दिया, और मेरे बेटा ये न्यूट्रल एटम बनके सॉलिड बनके यहीं पे डिपॉजिट होने लग जाएगा कैथोड प्लेट पे। वो सोडियम डिपॉजिट होने लगा सर कैथोड पे, और कैथोड पे इलेक्ट्रॉन ले रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है कैटायन, और बेटा इलेक्ट्रॉन का गेन ही कहलाता है रिडक्शन। तो जीवन भर के लिए अपनी आत्मा में संभालो, कैथोड पर रिडक्शन होता है हमेशा। वाह सर वाह, हाँ सर रिडक्शन हो गया। अब सर एनोड पे क्या हो रहा है, चलो अब एनोड पर भी देख लेते हैं मेरे बेटा जी। एनोड पर कौन जाएगा, एनायन, इसीलिए तो नाम एनोड रखा गया है, बिल्कुल। अब बेटा Cl- यहां गया, Cl- पर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था एक, हाँ सर,
और इस प्लेट पे इलेक्ट्रॉन की कमी है। बिल्कुल सही कह रहे हो सर। अब क्या होता है, ध्यान से देखना, ये Cl- तो अभी लिक्विड है मोल्टन फॉर्म में। अब इस पर इलेक्ट्रॉन की एक्सेस है, इधर कमी है, तो मेटल प्लेट इससे इलेक्ट्रॉन छीन लेगी बेटा। तो ये बेटा एक न्यूट्रल एटम बन गया इलेक्ट्रॉन लूज करने से। हाँ सर हाँ। बट नोबल गैस है जो सिर्फ एटम के रूप में रहती है, नोबल गैस के अलावा कोई भी गैस एटम के रूप में नहीं रह सकती। तो इसको हम, है ना, एक ही एटम बना था भाई, तो हम इसको बट एटम के रूप में रह नहीं सकता, तो हाफ Cl2 लिख देंगे। अभी भी एक ही एटम दिखा रहा है, बट हाँ मॉलिक्यूल के रूप में एग्जिस्ट करेगी। बिल्कुल सर, इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया Cl- ने, और इलेक्ट्रॉन का लॉस ही कहलाता है ऑक्सीडेशन। तो एनोड पर ऑक्सीडेशन होने लगता है। तो जीवन भर याद रखना, एट एनोड ऑलवेज ऑक्सीडेशन अकर, एट कैथोड रिडक्शन अकर्स। तो मेरे बेटा आप देख रहे हो एक रिडॉक्स रिएक्शन हो गया। ओवरऑल रिएक्शन क्या हुआ है बर्तन में, उसके लिए दोनों को अपन ऐड कर देंगे, कैथोडिक रिएक्शन और एनोड पे जो रिएक्शन हुआ है दोनों को ऐड कर देंगे। और जीवन भर याद रखना, जितना इलेक्ट्रॉन गेन हुआ होगा उतना ही लॉस होना चाहिए। अजी ऐसा कैसे हो सकता है कि मैंने 2 इलेक्ट्रॉन छोड़े और आप 6 इलेक्ट्रॉन ले लोगे? अजी अगर हम दोनों रिएक्ट कर रहे हैं, अगर मैं 4 इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा हूं तो आप 4 ही तो ले पाओगे। हाँ, तो हमेशा ध्यान रखना लॉस और गेन बराबर होना चाहिए मेरे बेटा इलेक्ट्रॉन का। बिल्कुल 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 सर। तो ये तो सर रिडॉक्स रिएक्शन हो गए। हाँ, और इस पूरे प्रोसेस को जो मैंने अभी तक बताया है, इसी को अपन बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। क्या बोलते हैं मेरे बेटा? इलेक्ट्रोलिसिस। तो इसमें हुआ क्या, हमने करंट पास किया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी पास करी, उससे बेटा वो रिएक्शन, वो रिडॉक्स रिएक्शन जो अपने से नहीं हो रहा था वो होने लगा। तो हम जो बैटरी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी पास कर रहे हैं वो रिएक्शन की केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। तो यस, इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान, ठीक है, क्या होता है समझ में आया? तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल एक ऐसा डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। आ गया अच्छे से समझ में? बहुत बढ़िया। तो इलेक्ट्रोलिसिस आज के बाद कोई भी पूछेगा, मेरा बच्चा मुंह तोड़ जवाब देगा उसको, ठीक है। इलेक्ट्रोलिसिस इज द, it is the movement of ions of an electrolyte, it is the movement of ions of an electrolyte, ठीक है, of an electrolyte towards respective electrode, of an electrolyte towards respective electrode। देखो इलेक्ट्रोलाइट के आयन अपने अपने इलेक्ट्रोड की तरफ जा रहे हैं, towards respective electrodes। कैटायन जाते हैं कैथोड की तरफ, एनायन जाते हैं एनोड की तरफ। अपने आप जा रहे हैं क्या? नहीं, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। हम बैटरी से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड दी है, हाँ, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। बिल्कुल सर, बाहर से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई बैटरी के थ्रू, और ठीक है भाई, मूवमेंट हो गई टुवर्ड्स इलेक्ट्रोड। उसके बाद उनका क्या होता है, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन हो जाता है। फील्ड फॉलोड बाय, ठीक है, मूवमेंट होती है, उसके बाद फॉलोड बाय ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन सब्सिक्वेंटली। फिर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो जाता है मेरे बेटा। दिस इज इलेक्ट्रोलिसिस। आई होप मेरे बेटा जी को समझ में आ गया। कैटायन कैथोड पे जाता है, एनायन एनोड पे जाता है। कैथोड पे प्रोडक्ट मिल गया सोडियम सॉलिड, एनोड पे प्रोडक्ट मिल गया क्लोरीन गैस निकलती है, यहां से दिखेगी मेरे बेटा। आई थिंक मेरे सब बच्चों के मन में समा चुका है। अब सब लोग बहुत ध्यान से देखना, ये तो आपको बेसिक समझ में आ गया, इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या होता है। बट क्वेश्चन इसमें सबसे पहला नीट में यही पूछा जाता है कि कैथोड पे क्या प्रोडक्ट बनेंगे, एनोड पे क्या प्रोडक्ट बनेंगे। अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट्स के सॉल्यूशन ले लेता है। अब मेरे बेटा जी बहुत बहुत ध्यान से देखना, जो जो क्वेश्चन बन सकते हैं इलेक्ट्रोलिसिस पर मैं आपसे वो पूछता हूं, ठीक है। अब मैं आपसे पूछता हूं, बहुत ध्यान से देखना, आपको मजा सा आ जाएगा। अभी तक रटते थे, कभी समझ में नहीं आए प्रोडक्ट कैसे बनते हैं, आज आपको बेटा अच्छे से प्रोडक्ट बनाना आ जाएगा। चलो ध्यान से देखो, ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल है। मैंने यहां पे ऑब्वियस है इनर्ट मेटल प्लेट ले ली। अगर ना दिया हो कि मेटल प्लेट कौन सी है तो वो इनर्ट मान के चलना है, ठीक है जी। और मैंने बेटा अब जो सॉल्यूशन ले लिया मेरे बच्चे, बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। हाँ, मेटल प्लेट तो इनर्ट लेते हैं जनरली। अब
मैंने यहां पर अब मोल्टन NaCl नहीं लिया, मान लो जी मैंने एक्वस NaCl सॉल्यूशन ले लिया। ओके सर, एक्वस मतलब पानी भी है, मतलब NaCl पानी में पड़ा है, NaCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, 100% अपने आयनों में टूट के रहेगा पानी में। बहुत बढ़िया सर। अब मैं पूछता हूं कि प्रोडक्ट बताओ क्या क्या होंगे, कैथोड पर क्या प्रोडक्ट होगा, एनोड पर क्या प्रोडक्ट बनेगा। मेरे बच्चे सोच के बता, प्रोडक्ट एट कैथोड एंड एनोड पूछ रहा है ये आपसे, तो बिल्कुल नहीं घबराना, आज एक बहुत मस्त चीज आपको समझ में आएगी। मेरा बच्चा क्या सोच रहा है कि Na+ भाई कैटायन जाएगा कैथोड पे, एनायन जाएगा एनोड पर। बिल्कुल सर, तो Na+ रिड्यूस हो जाएगा सर कैथोड पे। बच्चा कह रहा है कि सर सोडियम सॉलिड बन जाएगा रिड्यूस होके सर। इधर क्लोरीन सर, हो तो गया आंसर। नहीं मेरे बेटा, सरासर गलत बोल रहे हो। क्यों गलत है? अब मैं एक बहुत धांसू चीज समझाता हूं। एक चीज होती है मेरे बेटा प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी। बेटा अगले 5 मिनट में दुनिया के किसी भी इलेक्ट्रोलिसिस में आप बता पाओगे कैथोड पे क्या प्रोडक्ट, एनोड पे क्या प्रोडक्ट। ठीक है सर। एक चीज होती है प्रेफरेंशियल, आप जो बोल रहे हो कि कैथोड पे सोडियम बनेगा, नहीं गलत है मेरे बेटा। सुन लो अब बहुत ध्यान से, प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी। सर ये क्या होता है? चलो इसको मैं सिंपलेस्ट लैंग्वेज में समझा देता हूं ताकि आप आंसर निकालने लग जाओ मेरे बेटा। तो सुनो, अब बेटा आप लोग इसमें क्या कह रहे हो कि NaCl का एक्वस सॉल्यूशन है। ठीक है भाई, NaCl आयनों में टूट के रहेगा, कैटायन कैथोड पे जाएगा, एनायन एनोड पे जाएगा। कैथोड पे रिडक्शन होएगा Na+ का, सोडियम सॉलिड बनके डिपॉजिट हो जाएगा। आपको ऐसा लग रहा है, बट नहीं मेरे बेटा। आज के बाद ध्यान रखना, जब भी कोई सॉल्यूशन हो या एक्वस सॉल्यूशन दिया होगा तो बेटा समझ जा पानी भी है ना इसका यहां पर। और आज के बाद ध्यान रखना, पानी भी मेरे बेटा एक इलेक्ट्रोलाइट होता है। हाँ वीक इलेक्ट्रोलाइट है, आयनों में टूटता है, इलेक्ट्रोलाइट है, बट बहुत ज्यादा नहीं टूटता, बट टूटता जरूर है। तो जहां भी मेरे बेटा पानी होएगा वो अपने आयनों में जरूर थोड़ा बहुत टूट के रहता है। तो आप यहां क्या गलती कर रहे हो मेरे बेटा? पानी के आयन होते हैं H+ और OH-। आप यहां क्या गलती कर रहे हो? आपने NaCl के तो आयन मान लिए, बट यहां पानी भी है जी, एक्वस है अजी, तो H+ और OH- आयन भी होंगे। आप इनको नहीं सोच रहे थे। अब सुन, यही नहीं, कहीं भी एक्वस सॉल्यूशन हो या सॉल्यूशन दिया हो तो वहां पानी है, जहां भी पानी है पानी के आयन होंगे ही, H+ और OH-। अब ये तो नेगेटिवली चार्ज प्लेट है, ये तो पॉजिटिव चार्ज को खींचेगी, तो कैटायन Na+ को भी खींचेगी और H+ को भी खींचेगी। सेम वे एनायन Cl- को खींचेगी एनोड, और बेटा OH- भी तो एनायन है, इसको भी खींचेगी। तो मतलब कैथोड पे 2 कैटायन जा रहे हैं Na+ और H+, एनोड पर 2 एनायन जा रहे हैं Cl- और OH-। प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी यही कहती है, अगर कैथोड पर 2 कैटायन पहुंचे तो दोनों रिड्यूस नहीं होते। हां, दोनों में से प्रेफरेंशियली कोई एक ही रिड्यूस होगा। कौन रिड्यूस होगा सर? तो सुन लो, अब मैं वो बता देता हूं आपको, आंसर निकालने के तरीके बता देता हूं बेटा, याद रखना, मजा सा आ जाएगा जीवन में। क्या सर? अब एक चीज होती है मेरे बेटा जी रिडक्शन पोटेंशियल है। ये क्या होता है सर? तो सुनो बेटा, रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब मान लो एक मैं हूं, एक आप हो, भाई मेरे इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता कुछ और होगी, आपके इलेक्ट्रॉन गेन करने की क्षमता कुछ और होगी। मतलब अलग अलग एलिमेंट होते हैं, उनकी इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता अलग अलग होती है, और रिडक्शन पोटेंशियल यही दिखाता है कि कौन सा एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन करने की ज्यादा क्षमता रखता है। अगर किसी के रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा है, मतलब उसको इलेक्ट्रॉन से बहुत प्यार है, वो इलेक्ट्रॉन को गेन करके बहुत ज्यादा रिड्यूस होना चाहता है। मतलब हायर द वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का अगर रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है मतलब उसके रिड्यूस होने की क्षमता ज्यादा है, वो इलेक्ट्रॉन गेन करने की क्षमता ज्यादा है। क्लियर हो गया? बहुत बढ़िया। तो ये क्या दिखाता है रिडक्शन पोटेंशियल? इट शोज द टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस्ड ऑफ एन एलिमेंट, टू गेट रिड्यूस्ड। बहुत बढ़िया, ऑफ एन एलिमेंट टू गेट रिड्यूस। और रिडक्शन हमें पता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। अब सर किसकी ज्यादा किसकी कम हमें कैसे पता हो?
तो बेटा जो मेन आयंस है जिनसे क्वेश्चन पूछ सकता है मैं यहां लिखवा देता हूं मेरे बेटा जी, बहुत बहुत आपको ध्यान से देख लेना है, ठीक है, करें, बहुत बढ़िया। तो मेरे बच्चे आपका जैसे इसको हम ऐसे ले लेते हैं Na+, बहुत बढ़िया है ना, Mg2+, ये रिडक्शन पोटेंशियल का बढ़ता हुआ क्रम में लिखवा रहा हूं, ये मेन आयन है जिससे क्वेश्चन आ सकता है। बहुत बढ़िया सर जी, मेन आयन है, ठीक है, ओके, जिंक 2+, H+, उससे ज्यादा कॉपर 2+, और सबसे ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल Ag+। ये मेन आयन है, ये रिडक्शन पोटेंशियल का बढ़ता हुआ क्रम है मेरे बेटा। हर एलिमेंट की रिड्यूस होने की नेचुरल क्षमता अलग अलग होती है जी। हाँ अजी देखो ना, हम में से भी तो सबकी रोटी खाने की क्षमता अलग अलग होती है। मैं 4 रोटी खाने की क्षमता रखता हूं, आप 8 रोटी खाने की क्षमता रखते हो। तो वही बात है, अलग अलग एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन को गेन करने की क्षमता अलग अलग होती है, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन गेन करने की क्षमता ज्यादा है, मतलब रिड्यूस होने की क्षमता ज्यादा है, तो मेरा रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होएगा। तो रिडक्शन पोटेंशियल का ये क्रम होता है। अब प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी क्या कहती है कि अगर कैथोड पर 2 कैटायन गए तो दोनों रिड्यूस नहीं होंगे, क्योंकि कैथोड पे तो रिडक्शन ही होता है, बट दोनों रिड्यूस नहीं होंगे, वो रिड्यूस होएगा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। ओके सर, वो रिड्यूस होगा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। अब सुनो, Na+ गया, H+ गया, दोनों रिड्यूस नहीं होंगे, ठीक है, Na+ गया कैथोड पर और H+ गया, दोनों रिड्यूस नहीं होंगे, प्रेफरेंशियली वो रिड्यूस होगा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। तो बेटा खुद देख ले, अब Na+ और H+ किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है? H+ का ज्यादा है, तो Na+ रिड्यूस नहीं होएगा ना जी ना, आपका H+ रिड्यूस हो जाएगा। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव खा गया, न्यूट्रल, तो लो जी लो, ठीक है ना। ऐसे भी लिख सकते हैं, एक H+ को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए न्यूट्रल होने के लिए, और तो 2 H+ को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। वाह सर वाह, तो 2 H+ 2 इलेक्ट्रॉन लेके 2 हाइड्रोजन न्यूट्रल एटम, तो नोबल गैस के अलावा बाकी कोई भी गैस तो एज अ मॉलिक्यूल रहती है। वाह सर वाह, ये वाला रिएक्शन याद रखना। तो आपको कैथोड पर यहां सोडियम नहीं मिलेगा, हाइड्रोजन गैस निकलती हुई दिखेगी मेरे बेटा, तो यहां कैथोड पे प्रोडक्ट हाइड्रोजन होगा। समझ में आया प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी? और झूठ ना बोलो मेरे शेरों और शेरनियों, आ गया समझ में? बहुत बहुत बढ़िया मेरे बेटा। अब अगला देखना, तो कैथोड पे हाइड्रोजन मिलेगा आपको बेटा यहां, बस ये याद रखना, मेन आयन। वाह सर वाह। उसके बाद मेरे बेटा अब तुम कहोगे सर एनोड पे क्या मिलेगा? तो मेरे बेटा एनोड पर तो एनायन गए, एनोड पर तो एनायन गए, बिल्कुल सर। अब एनोड पे देख लेना मेरे बच्चे, एनोड पर एनायन गए, ठीक है सर, Cl- गया, OH गया सर, OH- गया। अब एनोड पे तो ऑक्सीडेशन होना चाहेगा, बट प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी यही कहती है कि अगर 2 एनायन जा रहे हैं तो दोनों का ऑक्सीडेशन नहीं होगा, प्रेफरेंशियली किसी एक का ऑक्सीडेशन होगा, और उसका ऑक्सीडेशन होगा जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है सर। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सेम बात है, जैसे रिडक्शन पोटेंशियल रिड्यूस होने की क्षमता दिखाता है एलिमेंट की, उसी प्रकार ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑक्सीडाइज होने की नेचुरल क्षमता दिखाता है। वाह सर जी वाह, मजा आ गया सर। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है ना, इट शोज द टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज, टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू गेट ऑक्सीडाइज। ओके सर, आ गया समझ में? अब बेटा जो मेन एनायन है, मैं उनका तो किसी का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा तो उसके ऑक्सीडाइज होने की क्षमता ज्यादा, ठीक है। अब जो मेन एनायन है उनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखवा देता हूं मेरे बेटा। भाई सबसे कम होता है सल्फेट का, उसके बाद कार्बोनेट का उससे ज्यादा ऑक्सीडेशन, देन नाइट्रेट का मेरे बेटा, देन Cl- का, एंड देन OH- का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सबसे ज्यादा है। तो मेन एनायन जिन पे आपका आता है, मैंने उनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का क्रम लिखवा दिया। ओके, तो मेरे बच्चे बहुत बहुत ध्यान से देखना,
अब Cl माइनस गया इस वाले केस में एनोड पर और OH माइनस गया, दोनों ऑक्सीडाइज नहीं होंगे, वो ऑक्सीडाइज होगा जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा मतलब ऑक्सीडाइज होने की क्षमता ज्यादा है। तो ले जी, आपको लग रहा है सर OH माइनस ऑक्सीडाइज होना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, चलो करके देख लेते हैं। अगर Cl माइनस ऑक्सीडाइज होएगा मेरे बेटा, तो एक क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन छोड़ा, तो अगर 2 क्लोरीन ले लेता हूं तो 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, वाह सर वाह, तो 2 क्लोरीन न्यूट्रल एटम आ गए, तो ले Cl2 गैस। तो अगर क्लोरीन ऑक्सीडाइज होगा तो क्लोरीन गैस निकलेगी। अब बट OH माइनस अगर ऑक्सीडाइज होगा, OH माइनस ऑक्सीडाइज होगा, तो OH माइनस के ऑक्सीडेशन का रिएक्शन लिखवा रहा हूं, इसको याद रखना बेटा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर OH माइनस ऑक्सीडाइज होता है तो क्या प्रोडक्ट बनते हैं, तो सुन, एक OH पर एक माइनस है तो 2 OH पे 2 नेगेटिव है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, ठीक है सर, बिल्कुल। तो 2 अब ऑक्सीजन एटम बच गए न्यूट्रल, 2 हाइड्रोजन एटम, बिल्कुल। तो बेटा एक बन जाता है H2O लिक्विड, वो सॉल्यूशन में ही रह जाएगा, और एक ऑक्सीजन एटम और बच गया तो वो हाफ O2 गैस। तो मेरे को बेटा अगर OH माइनस ऑक्सीडाइज होता है तो O2 गैस आपको निकलती हुई दिखती है। इस रिएक्शन को तो अपनी आत्मा में संभालो, अगर OH माइनस ऑक्सीडाइज होता है तो हमें O2 गैस निकलती हुई दिखती है बेटा एनोड पे। अब मुझे साफ साफ दिख रहा है, सुनो सुनो सुनो, अब मुझे यहां साफ साफ दिख रहा है कि सर Cl माइनस से OH माइनस का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, तो सर Cl माइनस गया OH, तो बच्चा कहेगा सर OH ऑक्सीडाइज होना चाहिए, तो एनोड पे प्रोडक्ट O2 होना चाहिए। यस, नॉर्मल कंडीशंस में होगा, बस एक्वस NaCl वाले केस में याद रखना, आपका होना तो OH चाहिए था ऑक्सीडाइज, बट ये नहीं होता। बट ये सिर्फ यही वाला एक एग्जांपल है जो याद रखना है, Cl माइनस ऑक्सीडाइज हो जाता है और इसका रीजन है ड्यू टू ओवर वोल्टेज, ओवर वोल्टेज, ठीक है, की वजह से। ये बस अपने आत्मा में समाना, सिर्फ ये एक्वस NaCl वाले में है ये पंगा, ठीक है ना, Cl माइनस और OH माइनस में, ठीक है। तो होना चाहिए था OH ऑक्सीडाइज क्योंकि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, बट यहां पे ये ना हो के मेरे बेटा ये हो जाता है, तो आपका प्रोडक्ट ये मिलेगा, Cl2 गैस मिलेगा आपको। ये एक्सेप्शनल केस है Cl माइनस और OH माइनस में, और इसका रीजन है ओवर वोल्टेज या ओवर पोटेंशियल, ठीक है। बाकी हमेशा ध्यान रखना मेरे बेटा, है ना, वो हमेशा ध्यान रखना, जब भी सॉल्यूशन होगा तो केवल इलेक्ट्रोलाइट के आयन कंसीडर मत करो, पानी के भी आयन कंसीडर करो, H प्लस और OH माइनस। तो कैटायन, जितने भी कैटायन होंगे वो कैथोड पे जाएंगे, जितने भी एनायन होंगे एनोड पे जाएंगे, और कैथोड पे वो रिड्यूस होगा एक जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, यहां से देख लेंगे है ना, और जिस अगर एनायन एक से ज्यादा जाएंगे तो वो एनायन ऑक्सीडाइज होगा जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है। बस एक्वस NaCl वाले में ये बस पंगा आ गया, एक्सेप्शनल है, इसको हमें दिमाग में रखना है, ओवर वोल्टेज इसका रीजन है। अब सुनो 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 सुनो, अब मैं आपसे बेटा प्रोडक्ट पूछता हूं, अब आप बहुत जल्दी जल्दी बता दोगे मेरे को, अब आपको सब आता है, आ जाओ करते हैं मेरे बेटा। मैंने बहुत ध्यान से देखना, यहां पे मेरे बेटा मैंने इनर्ट मेटल प्लेट ली, ओके सर, इनर्ट मेटल प्लेट ले ली सर हमने, ठीक है, लाइक प्लेटिनम, और मैंने यहां पर ले लिया एक्वस, एक्वस मान लो मैंने ले लिया यहां पर एक्वस मैग्नीशियम सल्फेट सॉल्यूशन, ठीक है। अब मैं पूछ रहा हूं बताओ कैथोड पर क्या प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, ओके सर, है ना, और एनोड पर क्या प्रोडक्ट बनेगा, आप लोगों ने सोच के बताना है, मैंने नहीं बताना मेरे बेटा, वो झूठ ना बोलो, जल्दी से बता दो, ठीक है सर। अब सर कैथोड पर तो पहले देख लो, ये आयनों में टूट के रहेगा इलेक्ट्रोलाइट, मैग्नीशियम और सल्फेट, हाँ सर, बट एक्वस है तो पानी भी होएगा, हाँ सर हाँ। कैथोड पर कैटायन जाएंगे, एनोड पर एनायन जाएंगे, सल्फेट और OH यहां जाएंगे, Mg2+ और H+ यहां जाएंगे। अब मेरे बेटा कैथोड पर Mg2+ गया और H+ गया, दोनों रिड्यूस नहीं होंगे, वो रिड्यूस होएगा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, मैग्नीशियम का या H+ का, H+ का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, तो मेरे बेटा H+ रिड्यूस हो जाएगा, मैग्नीशियम रिड्यूस नहीं होएगा क्योंकि H+ का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा था। तो कैथोड पे मैग्नीशियम प्रोडक्ट नहीं बनेगा मेरे बेटा, हाइड्रोजन गैस प्रोडक्ट दिखेगी आपको। वाह सर वाह, यही सब तो क्वेश्चन पूछता था हमसे, अजी आज सीख गए आप, है ना, शुरू शुरू में ही। अब एनोड पे एनायन जाएंगे, सल्फेट जाएगा मेरे बेटा और OH जाएगा,
बिल्कुल। अब बेटा दोनों ऑक्सीडाइज होना चाहेंगे, बट दोनों नहीं हो पाएंगे। वो ऑक्सीडाइज होगा जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है। किसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है? अजी जल्दी बोलो, किसका ऑक्सीडेशन? सल्फेट का या OH का? OH का। तो बेटा OH ऑक्सीडाइज होएगा, सल्फेट नहीं होएगा ऑक्सीडाइज। और OH ऑक्सीडाइज होता है तो अभी बता चुका हूं, एक OH पे एक नेगेटिव, दो OH पे दो नेगेटिव, वो दो नेगेटिव एज ए इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो दो न्यूट्रल ऑक्सीजन एटम, दो हाइड्रोजन एटम। तो H2O लिक्विड सॉल्यूशन में रह जाता है, O2 गैस निकलती हुई दिखेगी। लो जी, एनोड पर O2 बना, कैथोड पे H2। अजी ये तो पानी का इलेक्ट्रोलिसिस हो गया। आपने मैग्नीशियम सल्फेट को इलेक्ट्रोलाइज करने का प्रयास किया, परंतु मेरे बेटा पानी का इलेक्ट्रोलिसिस हो गया यहां पर। अजी वाह सर जी वाह, आ गया समझ में। अजी प्रोडक्ट बनाना आ गया। बस ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का सीक्वेंस और रिडक्शन पोटेंशियल का सीक्वेंस याद रखना, आंसर हमेशा आएंगे। और ध्यान रखना, ये सीक्वेंस तभी लगाने हैं जब इलेक्ट्रोड इनर्ट हो। हाँ, प्लेटिनम वो बोले या इनर्ट इलेक्ट्रोड बोले, ठीक है सर। इसके अलावा भी है। चलो एक और पूछ लेता हूं आपसे जल्दी से, मुझे जल्दी से आंसर करो ना। मान लो जी ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, जल्दी जल्दी बताएंगे मेरे बेटा। ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, बिल्कुल सर इलेक्ट्रोलिटिक सेल है। इनर्ट इलेक्ट्रोड ही है, इलेक्ट्रोड ना दिए हो तो इनर्ट मान के चलना। अब मैंने बोला एक्वस सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस किया है। जल्दी से बताओ आप मुझे, कैथोड पर क्या बनेगा, एनोड पर क्या बनेगा मेरे बेटा? जल्दी से बताओ। अगर एक्वस सिल्वर नाइट्रेट लिया तो कैथोड पे क्या बनेगा, एनोड पे क्या बनेगा? और झूठ ना बोलो मेरे शेरों, जल्दी से। बेटा सॉल्यूशन में एक तो इसके आयन रहेंगे Ag+ और NO3-। एक्वस सॉल्यूशन है तो पानी के भी तो आयन रहेंगे। जहां भी सॉल्यूशन हो तो पानी के आयन मान लेने हैं, बहुत बढ़िया। कैथोड पे कैटायन जाएंगे Ag+ और H+, एनोड पे एनायन जाएंगे नाइट्रेट और OH-। कैथोड पर रिडक्शन दोनों का नहीं होगा, उसका होगा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। तो बता Ag+ का ज्यादा है रिडक्शन पोटेंशियल या H+ का? ना माने तो देख ले मेरे बेटा, H+ से ज्यादा Ag+ का है रिडक्शन पोटेंशियल। बिल्कुल सर, तो सिल्वर की रिड्यूस होने की क्षमता ज्यादा है, तो सिल्वर रिड्यूस हो जाएगा, H+ रिड्यूस नहीं होएगा। तो लो जी, न्यूट्रल होते ही मेटल डिपॉजिट हो जाता है। वाह सर वाह। तो कैथोड पे सिल्वर मिलेगा प्रोडक्ट, एनोड पे सल्फ नाइट्रेट गया और OH गया, बट वो ऑक्सीडाइज होगा जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है। किसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है? नाइट्रेट का, OH का? OH का। तो OH ऑक्सीडाइज होएगा, नाइट्रेट ऑक्सीडाइज नहीं होएगा। और इसका ऑक्सीडेशन का तो बता चुका हूं मेरे बेटा। हाँ, OH ऑक्सीडाइज होता है तो O2 प्रोडक्ट मिलता है, लेकिन H2O तो वहीं पानी सॉल्यूशन में रह जाएगा। वाह सर वाह, आ गए सर प्रोडक्ट बनाने। आज के बाद कभी गलती नहीं करेंगे। आ गया मेरे बच्चों को समझ में, बहुत बढ़िया मेरे बेटा जी। बस इसमें एक पंगा, एक चीज बस याद रखना बेटा, कभी भी ये अगर इनर्ट इलेक्ट्रोड ना लेके मेरे बेटा, ये कभी भी मरकरी इलेक्ट्रोड, मरकरी या कैलोमल बोलते हैं, कैलोमल Hg2Cl2 को, अगर मरकरी या कैलोमल इलेक्ट्रोड लेता है, इनर्ट इलेक्ट्रोड ना लेके, तो आंख बंद करके समझ जाना अल्कली मेटल को चिपकाना है। और मान लो मैं अब करता हूं एक्वस NaCl सॉल्यूशन को इलेक्ट्रोलाइज, तो बच्चा वही सोचेगा Na+Cl-। अब बच्चा बोलेगा कैथोड पे सर कैटायन Na+ और H+, रिडक्शन पोटेंशियल H+ का ज्यादा है। बच्चा बोलेगा सर हाइड्रोजन। वो तब लगाना है जब इनर्ट इलेक्ट्रोड हो। बट अगर कभी भी इलेक्ट्रोड मरकरी या कैलोमल इलेक्ट्रोड हो तो समझ जा कैथोड पर आपको अल्कली मेटल को ही चिपकाना है, क्योंकि मरकरी के रेस्पेक्ट में Na+ का ज्यादा, ये बस पंगा है, इसको याद रखना। Na+ डिपॉजिट हो जाएगा मरकरी इलेक्ट्रोड पे, न्यूट्रल बन के मरकरी पे चिपक गया, सोडियम मरकरी अमालगम। बस ये मरकरी वाले केस में याद रखना ना, अगर इलेक्ट्रोड मरकरी का हो, ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी में दिया है, मैंने मेंशन कर दिया। और झूठ ना बोलो, इलेक्ट्रोलिसिस अच्छे से आ गया, बहुत बढ़िया, प्रोडक्ट बनाना मेरे बच्चे सीख गए। अब मेरे बेटा हम आगे बढ़ते हैं, सब लोग अब बहुत ध्यान से देखना। अब मैं कराने जा रहा हूं फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। भाई हर चीज को कुछ ना कुछ नियम गवर्न करते हैं ना, हाँ, और इलेक्ट्रोलिसिस को भी मेरे बेटा फैराडे के कुछ नियम, फैराडे ने दिए थे कुछ नियम, ठीक है, दो लॉ हैं बेटा, वो गवर्न करते हैं। दोनों लॉ क्या है मैं जल्दी से बता देता हूं, और मैं रटवाऊंगा नहीं अपने बच्चे को, मैं प्रूव करूंगा मेरे बेटा, इसलिए बहुत ध्यान से देखना मेरे बच्चे।
भाई इलेक्ट्रो तो दो लॉ होते हैं, पहले मैं अपने बच्चे को फर्स्ट लॉ करा देता हूं, ठीक है, कि फर्स्ट लॉ, फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस क्या है, बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। मान लो जी मैं एक बर्तन ले आया, आपके घर से ले आया मेरे बेटा, दे दो ना मेरे को बर्तन। हाँ चलो अब ध्यान से देखना मेरे बेटा, ये मैं एक बर्तन ले आया आपके घर से, इसमें दो मेटल प्लेट लगा दी, मान ले प्लेटिनम की, तो खुश हो गया, सर प्लेटिनम तो गोल्ड से भी महंगा है, हमारे बर्तन में आपने प्लेटिनम लगा दिया हम लेके भाग जाएंगे सर प्लेटिनम सुन ले ज्यादा मजे मत लो, इधर आओ। अब मेरे बेटा बैटरी के टर्मिनल अटैच हो गए, ठीक है। मान लो यहां पर, मान लो है ना आपका AgNO3 का सॉल्यूशन है, ठीक है, अभी कराया है मैंने, तो ये टूट के रहेगा Ag प्लस NO3 माइनस, बिल्कुल सर। अब सुन मेरे बेटा, आपको पता है सॉल्यूशन है तो भाई ऐसे होगा, कैथोड पे Ag प्लस जाएगा, H प्लस जाएगा, कोई भी डिपॉजिट तब होता है जब वो न्यूट्रल हो जाता है, वाह सर वाह। अब कैथोड पे देख बेटा यहां क्या होगा, Ag प्लस जाएगा, H प्लस जाएगा, अभी बताया, दोनों रिड्यूस नहीं होंगे, वो रिड्यूस होगा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, Ag प्लस का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, तो कैथोड पर Ag प्लस गया, मेटल प्लेट से इलेक्ट्रॉन लेके न्यूट्रलाइज हो गया और सिल्वर सॉलिड बनकर यहां डिपॉजिट होने लगा। तो इसका मतलब जनरली कैथोड पर मेटल्स डिपॉजिट होते हैं। कैसे डिपॉजिट होते हैं? जब वो न्यूट्रल हो जाते हैं। बिल्कुल सर। अब खुद सोचो, एक सिल्वर, बैलेंस इक्वेशन क्या कह रही है, एक सिल्वर एटम को डिपॉजिट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ी। अजी ये इलेक्ट्रॉन आ कहां से रहे हैं? अजी बैटरी से ही तो आ रहे हैं। हाँ सर सही कह रहे हो, बैटरी से ही तो आ रहे हैं। तो बैटरी से हम करंट पास कर रहे हैं बेटा, और बेटा एक सिल्वर एटम को एक इलेक्ट्रॉन डिपॉजिट कर रहा है। अगर दो सिल्वर एटम को डिपॉजिट करना होता तो दो इलेक्ट्रॉन लगते, अगर 10 सिल्वर एटम को डिपॉजिट करना होगा तो 10 इलेक्ट्रॉन लगेंगे। मतलब जितना ज्यादा तुम इलेक्ट्रॉन पास कर दोगे उतना ज्यादा मेटल डिपॉजिट हो जाएगा ना। अजी खुद सोचो ना, एक सिल्वर एटम को डिपॉजिट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन लग रहा है, 10 सिल्वर एटम को डिपॉजिट करने के लिए 10 इलेक्ट्रॉन लगेंगे, 100 सिल्वर एटम को डिपॉजिट करने के लिए 100 इलेक्ट्रॉन लगेंगे। इसका मतलब तुम जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन पास कर दोगे सॉल्यूशन में बैटरी से उतना ज्यादा मेटल डिपॉजिट हो जाएगा। यही है फर्स्ट लॉ। देखो कुछ रटने की जरूरत नहीं है, सही कह रहे हो सर। तो बस यही है मेरे बेटा फर्स्ट लॉ। मास ऑफ द मेटल डिपॉजिटेड at cathode is directly proportional to charge passed through the solution। सही बात है सर, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटता है, यही है फर्स्ट लॉ बस। हाँ, mass of the metal deposited at cathode is directly proportional to charge passed through the solution। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटता है तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है, उसे लिखते हैं अपन को Z से, है ना। हाँ, Z को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। अलग अलग एलिमेंट के लिए ये अलग अलग होता है इसका वैल्यू। ओके सर, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट बोलते हैं। अब बेटा, और चार्ज को मैं हमेशा लिख सकता हूं करंट इनटू टाइम। वाह सर वाह, किताबों में खूब देखा हुआ है सर। ऐसे लिख लो फर्स्ट लॉ, चाहे ऐसे लिख लो, यही है मेरे बेटा फर्स्ट लॉ। अलग अलग एलिमेंट का जेड अलग अलग होता है। किसी भी एलिमेंट का जेड निकालना है तो उसी का इक्विवेलेंट वेट बाय फैराडे। ओ सर जी, ये फैराडे क्या बीमारी आ गई है, तो घबराना नहीं है। अब मैं बताता हूं फैराडे क्या होता है। 1 फैराडे होता है 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स पर कितना चार्ज है कूलम्ब में। सुनो सुनो सुनो, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज, जल्दी बोलो, आप बोलो। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम्ब। वाह सर वाह, एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज होता है, हमें पता है। तो एक मोल इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होगा? एक मोल का मतलब होता है मेरे बेटा ये संख्या। मैं बोल रहा हूं एक मोल इलेक्ट्रॉन मतलब इतने सारे इलेक्ट्रॉन। तो जब एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज तो एक मोल इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज। हाँ, तो मेरे बेटा इसको सॉल्व करके देख लेना, ये आ जाता है 96500 कूलम। इसी को अपन बोलते हैं 1 फैराडे। जीवन भर के लिए अपनी आत्मा में संभालो। कोई आज के बाद पूछे व्हाट इज 1 फैराडे, इट इज द चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन, और ये लगभग 96500 कूलम होता है। तो F मतलब फैराडे, 96500। E इज द इक्विवेलेंट मास। अरे रिडॉक्स में इक्विवेलेंट मास निकालना बताया था मेरे बेटा, याद कर, इसी सीरीज में मैंने रिडॉक्स कराया था। किसी भी एलिमेंट का इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं? उसका एटॉमिक वेट, ओके हाँ सर, डिवाइडेड बाय उसकी वैलेंसी। वैलेंसी कैसे?
किसी आयन पे जो चार्ज है वही उसकी वैलेंसी। सिल्वर की वैलेंसी 1 होगी, सिल्वर आयन की। Na+ की 1 होगी, Mg2+ की 2 होगी वैलेंसी, Al3+ की वैलेंसी 3 होगी। अजी वाह सर, ये तो बड़ा आसान है जी, किसी भी मेटल का निकाल लेंगे वैलेंसी। तो बस थ्योरी में इसमें यही जानना है। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ अच्छे से आ गया मेरे बच्चे। झूठ ना बोलो। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। कितना मास डिपॉजिट होगा सर, निकाल लेंगे। अब बेटा सेकंड लॉ क्या कहता है, अब इसको भी बहुत बहुत ध्यान से देख लो आप। सेकंड लॉ ये कहता है फैराडे का, इलेक्ट्रोलिसिस का, कि ये दो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है। ठीक है सर, बिल्कुल सर, मान ली आपकी बात, दो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है। ठीक है सर, दोनों को सीरीज में कनेक्ट कर दो। सीरीज में कनेक्ट करने से बेटा करंट सेम पास होता है। हाँ सर, सही कह रहे हो। ठीक है ना, दोनों में से सेम चार्ज पास करो। इसमें मान ले कोई मेटल है मेरे बेटा, मान लो है ना, मेटल है M। ओके, हाँ मेटल आयन। इसमें कोई मेटल आयन है मान ले, है ना, N। ओके सर, बिल्कुल। अब बेटा यहां ये डिपॉजिट होगा, मान ले यहां ये डिपॉजिट हो रहा है। तो सेकंड लॉ, भाई कैथोड पे तो कैटायन ही आएंगे ना। हाँ ठीक है भाई, मान ले यहां ये कैटायन डिपॉजिट हो रहा है इधर ये। अब सुन, सेकंड लॉ ये कहता है, ध्यान रखना, दोनों से सेम चार्ज पास किया है, इधर से भी Q इधर से भी Q। ठीक है सर, सेकंड लॉ ये कहता है अगर सेम चार्ज पास करोगे दो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन से, अगर सेम चार्ज पास करोगे दो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन से, तो मास ऑफ द मेटल डिपॉजिटेड, तो ठीक है, M का जो मास डिपॉजिट होगा कैथोड पे, इधर N का जो मास डिपॉजिट होगा, ओके, विल बी इन द रेशियो ऑफ देयर इक्विवेलेंट मासेस। M का इक्विवेलेंट मास बाय N का इक्विवेलेंट मास। ये कहता है मेरे बेटा सेकंड लॉ। फिर से सुनो, सेकंड लॉ क्या कहता है, अगर दो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन से अगर सेम चार्ज पास करेंगे तो जहां पे दोनों इलेक्ट्रोड पर, दोनों कैथोड पर मास ऑफ द मेटल डिपॉजिटेड, दिस इज द मास डिपॉजिटेड हेयर, मास डिपॉजिटेड ऑफ N हेयर, ये जो जिस रेशियो में होंगे मास रेशियो, वो उनके इक्विवेलेंट मास के रेशियो के बराबर होगा। ओ जी झूठ ना बोलो। आ गया ना समझ में, पक्का मेरे बेटा, बहुत बहुत बढ़िया। यही है सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। क्लियर, बहुत बढ़िया। अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब बेटा बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस, उसको बहुत बहुत अच्छे से देख लेना मेरे बेटा, क्योंकि फिर अपन करेंगे गैल्वेनिक सेल। चलो आओ, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस में जो जो आपको आना चाहिए मेरे बेटा मैं आपको करा देता हूं, बहुत ध्यान से देखेंगे। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस क्या होता है, कंडक्टेंस का मतलब क्या है, अजी सच्ची बोलो। कंडक्टेंस का मतलब होता है बेटा चार्ज का चलना। अगर कहीं चार्ज चल रहा है तो हम कहते हैं कंडक्टेंस हो रही है। जैसे आपने मेटेलिक कंडक्टेंस पढ़ी है फिजिक्स के अंदर, वायर में इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं मतलब चार्ज चल रहा है तो कंडक्टेंस हो रही है, आप बोलते हो मेटेलिक कंडक्टेंस हो रही है। सेम वे इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान मेरे बेटा जी, इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान आपका जब भी इलेक्ट्रोलिसिस होता है तो बेटा कैटायन चलता है कैथोड की तरफ, एनायन चलता है एनोड की तरफ। बिल्कुल सर, चार्ज चल रहे हैं सर, बेटा चार्ज चल रहा है इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान, तो चार्ज का चलना ही तो कंडक्टेंस है, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस होती है। बिल्कुल सर, तो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस किस वजह से अराइज हो रही है, ड्यू टू मूवमेंट ऑफ आयंस। मेटेलिक कंडक्टेंस इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से होती है, जबकि इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस आयंस की वजह से होती है, ड्यू टू मूवमेंट ऑफ आयंस। बहुत बढ़िया, आयन चल रहे हैं मतलब चार्ज चल रहे हैं, और चार्ज का चलना ही तो कंडक्टेंस है। वाह सर वाह, इतना आ गया समझ में। अब मेरे बेटा जहां भी कंडक्टेंस होती है वहां रेजिस्टेंस भी होती है। अब व्हाट इज रेजिस्टेंस सर, अजी चार्ज के चलने में रुकावट को रेजिस्टेंस बोलते हैं। हाँ सर, रेजिस्टेंस क्या है, इज द अपोजिशन ऑफर्ड इन फ्लो ऑफ चार्ज, इज अपोजिशन ऑफर्ड इन फ्लो ऑफ चार्ज। वाह सर वाह, दिल खुश कर देता मास्टर जी, बहुत बढ़िया। तो भाई जहां भी कंडक्टेंस, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में हमेशा कंडक्टेंस हो रही है तो रेजिस्टेंस भी होगी। क्यों होगी अब वो भी बता देता हूं मेरे बेटा, सुन अब ध्यान से। कैटायन इधर जा रहा है, हाँ सर, पीछे अपोजिटली चार्ज आयन है, वो नेट ड्रैगिंग फोर्स लगाते हैं मेरे बेटा, तो इसके चलने को स्लो कर देगा। भाई A+ इधर जाएगा, B- अगर पीछे है,
है ना, तो इसको अट्रैक्ट करेंगे, अपोजिट अट्रैक्ट करते हैं, तो इसकी स्पीड को स्लो कर देंगे, इसके चलने में रुकावट। ऐसे ही बी माइनस यहां जाएगा, ए प्लस इस पे अट्रैक्शन लगाएगा, इसकी स्पीड को स्लो कर देगा मेरे बेटा। तो सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन की वजह से, देखो ना, दोनों सॉल्यूट की तो पार्ट है, इलेक्ट्रोलाइट से ही आए हैं, तो इनमें आपस में अट्रैक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से एक दूसरे की स्पीड को कम कर देते हैं, सॉल्यूट सॉल्यूट अट्रैक्शन। फिर सॉल्यूट सॉल्वेंट अट्रैक्शन भी होता है। कैसे? ओ भैया पानी होगा, हाँ सर, पानी मेरे बेटा पोलर होता है, पानी में चार्ज सेपरेशन है, O पे हल्का सा माइनस रहता है क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, H पे पॉजिटिव। अब बेटा पानी का जो O नेगेटिव है वो A प्लस से चिपक जाएगा और इसको नहीं चलने देगा, इसकी स्पीड को स्लो कर देगा ना। हाँ, तो सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन से भी रेजिस्टेंस अराइज होता है। ये क्वेश्चन मेरे बेटा आ सकता है और आया हुआ है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस भी अराइज हो रहा है, क्यों हो रहा है समझ में आ गया। एक तो सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन, कैटायन एनायन को स्लो कर रहा है, एनायन कैटायन को स्लो कर रहा है। दूसरा, सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन की वजह से भी रेजिस्टेंस अराइज होता है। बहुत बढ़िया। अब देखा गया है कि जो रेजिस्टेंस है, इलेक्ट्रोलिटिक रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द सेल। लेंथ ऑफ सेल बोल लो या बोल लो डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड। ये मैं बीच में लटका के दिखाए हुए हैं इलेक्ट्रोड, ऐसे लटके नहीं होते, बिल्कुल दीवारों से चिपके होते हैं। तो जो लेंथ ऑफ द सेल होता है वही डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड होता है मेरे बेटा। तो ऐसा देखा गया है। और देखा गया है रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रोलिटिक रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द सेल, है ना। अरे चौड़ाई, ओके सर। अब बेटा दोनों को हम मिला देंगे तो रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू L बाय A आ गया। किसी भी इलेक्ट्रोलिटिक सेल की लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो फिक्स है ना। अजी कोई बर्तन है आपके घर से लाया हूं, उसकी लेंथ और एरिया तो फिक्स रहेगा ना। तो लेंथ और एरिया फिक्स है, तो हर एक बर्तन के लिए L बाय A कांस्टेंट होता है, इसीलिए इसको अपन बोल देते हैं सेल कांस्टेंट। तो सेल कांस्टेंट इज L बाय A। बहुत बढ़िया। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटता है तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है मेरे बेटा, उसको यहां रो से दिखाते हैं, रजिस्टिविटी। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है जी, कुछ नहीं है ये, ठीक है सर, रजिस्टिविटी। अब सुनो, आपने आदि अनादि काल से पढ़ा है रेजिस्टेंस का उल्टा कंडक्टेंस, तो रजिस्टिविटी का उल्टा कंडक्टिविटी। ये है रेजिस्टेंस, ये है रजिस्टिविटी, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। L बाय A तो सेल कांस्टेंट, इसको क्रॉस वो करो, 1 बाय रो, हाँ सर इधर ले गए, क्रॉस मल्टीप्लाई। वाह सर वाह, दिल खुश कर देता मास्टर जी। रजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल कंडक्टिविटी, रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल कंडक्टेंस, L बाय A। वाह सर वाह, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशन है इस चैप्टर का। कप्पा रेजिस्टिविटी का उल्टा है, इसको अपन बोल देते हैं कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। ओके सर, कंडक्टिविटी या इसी को बोल देते हैं स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। ओके ओके सर, ठीक है सर। तो किसी भी इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन का कुछ ना कुछ कप्पा होता है, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। सी इज द कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस का उल्टा, L बाय A तो पता है सेल कांस्टेंट है। तो हर इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन का कैरेक्टरिस्टिक होता है उसका कप्पा। कप्पा स्पेसिफिक, कटप्पा नहीं जी, कटप्पा नहीं, कप्पा स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। अब सर ये तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट का रेसिप्रोकल है, क्या मतलब क्या है इसका? चलो मतलब भी समझाता हूं, बहुत ध्यान से देखना मेरे बेटा, कप्पा समझना बहुत जरूरी है। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, बहुत बढ़िया। अब क्या होता है मेरे बेटा, बहुत बहुत ध्यान से देखेंगे सारे लोग, ठीक है। तो बेटा स्पेसिफिक कंडक्टिविटी आपको पता है कप्पा इज CL बाय। अब क्या करो ना, आप लेंथ 1 ले लो सेल की, एरिया है ना 1 सेंटीमीटर ले लो, एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको पता है वॉल्यूम होता है किसी भी सॉल्यूशन का, बर्तन का, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ। अगर एरिया 1 ले रहा हूं 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, लेंथ 1 सेंटीमीटर, तो बेटा वॉल्यूम आ गया 1 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो लो जी लो, व्हाट इज कप्पा ऑफ अ सॉल्यूशन? Kappa of a solution is equal to conductance offered by unit volume of an electrolytic solution when electrodes are unit distance apart. हाँ सर, 1 cubic centimeter solution जब LA है, L1 है, A1 है, तो वॉल्यूम भी 1। तो व्हाट इज कप्पा?
Kappa is equal to conductance offered by unit volume of an electrolytic solution when electrodes are unit distance apart. वाह सर वाह सर, 1 cubic centimeter solution कितनी कंडक्टेंस देगा when electrodes are 1 centimeter apart? That is kappa. बिल्कुल, स्पेसिफिक का मतलब ही होता है 1, यूनिट वॉल्यूम सॉल्यूशन की कंडक्टेंस दिखाता है ये. ओके सर, इट इज टोटल कंडक्टेंस ऑफर्ड बाय, अजी सुन लो मेरे बच्चों, it is total conductance offered by unit volume of an electrolytic solution. Unit volume of an electrolytic solution when electrodes are unit distance apart. When electrodes are unit distance apart. यहां तक आ गया मेरे बेटा जी को समझ में? ओ जी झूठ ना बोलो, शाबाश मेरे बच्चे, शाबाश. ठीक है, तो कप्पा आ गया समझ में? बिल्कुल. अब इसकी यूनिट देख लो बेटा, यूनिट भी बड़ी आसान है बेटा. कंडक्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस का उल्टा. तो बेटा रेजिस्टेंस की यूनिट ओम, तो कंडक्टेंस की हो जाएगी पर ओम. लेंथ मान ले सेंटीमीटर में, एरिया जी रेजिस्टेंस का उल्टा कंडक्टेंस है सी. हाँ, तो एल सेंटीमीटर, एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर. 1 सेंटीमीटर कट गया, नीचे 1 बच गया, ऊपर आके पर ओम पर सेंटीमीटर, या पर ओम को सीमन्स बोलते हैं, सीमन पर सेंटीमीटर. अगर कप्पा सीमन पर सेंटीमीटर में दिया हो तो समझ जा, ये दिखा रहा है 1 क्यूबिक सेंटीमीटर सॉल्यूशन की कंडक्टेंस व्हेन इलेक्ट्रोड्स आर 1 सेंटीमीटर अपार्ट. वाह सर वाह, बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया सर. बट और भी यूनिट हो सकती है. अगर लेंथ मीटर में ले रहे हो, एरिया मीटर स्क्वायर में, लेंथ मीटर, एरिया मीटर स्क्वायर, 1 मीटर कट गया, नीचे मीटर बचा हुआ है, तो बेटा सीमन्स पर मीटर में भी आता है. बट अगर कप्पा सीमन्स पर मीटर में है तो इसका मतलब 1 मीटर क्यूब सॉल्यूशन की कंडक्टेंस व्हेन इलेक्ट्रोड्स आर 1 मीटर अपार्ट. वाह सर वाह, दोनों में कोई संबंध भी होता है. हाँ, बहुत जरूरी है बेटा. 1 सीमन्स पर सेंटीमीटर इज 100 सीमन्स पर मीटर. आत्मा में रखना मेरे बेटा. कप्पा अच्छे से घुस गया आत्मा में? अजीब, बहुत बहुत बढ़िया. हर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का अपना एक कप्पा होता है. दूसरा, अब इसमें दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज पढ़नी होती है, मोलर कंडक्टिविटी. ओ जी घबराओ नहीं, मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा एम से दिखाते हैं. ये क्या है सर मोलर कंडक्टिविटी? बिल्कुल चिंता नहीं करना, नाम से ही पता लग रहा है. मान लो ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है जी, आपके घर से दूसरा बर्तन ले आया, अजी दे दो ना मेरे को बर्तन, मत रोको मुझे बर्तन लेने से बेटा. तो सुनो मेरे बेटा आप ध्यान से. अब मैंने यहां पे कोई इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन ले रखा है, मान ले उस सॉल्यूशन की मोलैरिटी है m. तो नाम से ही पता लग रहा है मोलर कंडक्टिविटी होता है 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट कितनी कंडक्टेंस देगा टोटल व्हेन इलेक्ट्रोड्स आर यूनिट डिस्टेंस अपार्ट. अजीब, इलेक्ट्रोड के बीच का डिस्टेंस फिक्स करना पड़ेगा क्योंकि आपको पता है ना रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड है. हाँ, मोलर कंडक्टिविटी होता है 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट कितनी टोटल कंडक्टेंस देगा व्हेन इलेक्ट्रोड्स आर यूनिट डिस्टेंस अपार्ट. उससे मतलब नहीं है वो 1 मोल कितने वॉल्यूम में, ना जी ना. ठीक है सर, नाम से ही पता लग गया. इट इज द, देखो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी होता है यूनिट वॉल्यूम सॉल्यूशन, यूनिट माने 1, यूनिट वॉल्यूम सॉल्यूशन की कंडक्टेंस व्हेन इलेक्ट्रोड्स आर यूनिट डिस्टेंस अपार्ट, वो होता है स्पेसिफिक कंडक्टिविटी. मोलर कंडक्टिविटी होता है 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस. इट इज द टोटल कंडक्टेंस offered by, it is the total conductance offered by 1 mole of an electrolyte, 1 mole of an electrolyte when electrodes are unit distance apart, when electrodes are unit distance apart. बहुत अच्छे से समझ में आ गया सर जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. और बेटा मोलर कंडक्टिविटी कभी निकालनी है तो उसका फॉर्मूला कप्पा इंटू 1000 बाय एम. अब इस फॉर्मूले में मेरे बेटा कुछ झोल है. सुनो, पहली बात तो ये फॉर्मूला ये उसी सॉल्यूशन का कप्पा, मतलब उसी सॉल्यूशन की यूनिट वॉल्यूम की कंडक्टेंस. ठीक है, क्वेश्चन में दी होगी, नहीं दी होगी तो उस फॉर्मूले से निकाल लेंगे ना. कप्पा सी एल बाय ए, सी तो क्या होता है 1 बाय आर. हाँ सर बिल्कुल. और एम इज द मोलैरिटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन. बट ये फॉर्मूला ध्यान रखना तभी सही होगा जब कप्पा सीमन्स पर सेंटीमीटर में लगाना है. यहां अगर सीमन्स पर मीटर में दिया है तो इस रिलेशन से पहले कन्वर्ट कर लेना सीमन्स पर सेंटीमीटर में, और इस फॉर्मूले में
कप्पा हमेशा सीमेंस पर सेंटीमीटर में लगाना है। और इससे जो यूनिट आती है मोलर कंडक्टिविटी की, यूनिट जो आएगी मोलर कंडक्टिविटी की, वो सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल में आएगी पगले। वाह सर जी वाह, सर जी कर लेंगे जी, सर जी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं सर, बिल्कुल कर लेंगे। इसकी एक और यूनिट होती है सीमेंस मीटर स्क्वायर पर मोल, ठीक है। तो इसमें कन्वर्ट करना भी आना चाहिए, तो जीवन भर याद रखना 1 सीमेंस मीटर स्क्वायर पर मोल होता है 10 की पावर 4 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल के बराबर। वाह सर जी वाह, आत्मा क्लियर। मोलर कंडक्टिविटी भी कर लोगे ना, क्वेश्चन आता है मोलर कंडक्टिविटी निकालो, सॉल्यूशन की मोलैरिटी दी होगी आपको, कप्पा दिया होगा या तो, या फिर कप्पा आपको रेजिस्टेंस दिया होगा और L/A दिया होगा, तो इस फॉर्मूले से कप्पा निकाल लेंगे। वाह सर जी वाह, दिल खुश हो गया सर जी। अब मेरे बेटा, अब आता है डिबाय हैकेल ऑनसेंगर इक्वेशन, या डिबाय, सर ये क्या है सर, डिबाय हैकेल ऑनसेंगर थ्योरी क्या कहती है सर। अब इसको बहुत बहुत ध्यान से देखेंगे मेरे बेटा, कराऊं क्या मैं, करा दूं मेरे बेटा। अब देखो मैं बस पानी पी लेता हूं 1 सेकंड, लगातार 1 घंटे से बोल रहा हूं जादुई रूप से। अब मेरे बेटा जी बहुत ध्यान से देखना, डिबाय हैकेल ऑनसेंगर थ्योरी क्या कहती है मेरे बेटा। चलो मैं एक चीज बताता हूं, डिबाय हैकेल हम बाद में पढ़ेंगे, पहले मैं एक छोटी सी चीज आपको करा देता हूं, जीवन भर याद रखना मेरे बेटा। अगर मैं किसी सॉल्यूशन में अगर पानी डालूं, मान लो ये इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है, ठीक है सर, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है सर जी, मान लिया सर आपकी बात। अगर मैं इसमें पानी डालता हूं, पानी डालने को अपन बोलते हैं डाइल्यूशन, मान लो जी मैंने पानी डाला, ठीक है सर, पानी डालने को बोलते हैं डाइल्यूशन। तो पानी डालने से स्पेसिफिक कंडक्टिविटी जो होती है वो घटती है मेरे बेटा। क्यों? वो होती है यूनिट वॉल्यूम की कंडक्टेंस। पानी डालोगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, तो उतने ही आयन ज्यादा वॉल्यूम में हो जाएंगे, तो पर यूनिट वॉल्यूम आयंस कम हो जाएंगे ना, और आयन की वजह से तो कंडक्टेंस है, तो यूनिट वॉल्यूम की कंडक्टिविटी घट जाती है पानी डालने पर। तो जीवन भर याद रखना, ऑन डाइल्यूशन स्पेसिफिक कंडक्टिविटी हमेशा घटेगी, ऑन डाइल्यूशन स्पेसिफिक कंडक्टिविटी डिक्रीजेस। ओके, ये असर्शन रीजन में आ सकता है मेरे बेटा। हाँ, ऑन डाइल्यूशन स्पेसिफिक कंडक्टिविटी घटती है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम कम हो जाते हैं पानी डालने पर, ठीक है। अब डिबाय हैकेल ऑनसेंगर थ्योरी ये बताती है कि सॉल्यूशन में, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में पानी डालेंगे तो मोलर कंडक्टिविटी को क्या होगा। तो बेटा इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया और इन्होंने एक ग्राफ ड्रॉ किया, यहां पे लिया मोलर कंडक्टिविटी, इधर लिया स्क्वायर रूट ऑफ कंसंट्रेशन, मोलैरिटी मतलब, ठीक है। और किसी भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मतलब वो जो अपने आयनों में पूरा पूरा अपने से टूट के रहता है, उसके लिए इन्होंने ग्राफ बनाया। जब एक्सपेरिमेंटली इन्होंने देखा ऐसा स्ट्रेट लाइन आता है, मतलब पानी क्या बड़े कंसंट्रेशन क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। अजी आप सिर्फ पानी डाल रहे हो तो आप मोल थोड़ी डाल रहे हो इलेक्ट्रोलाइट के, सॉल्यूट थोड़ी डाल रहे हो, आप तो पानी डाल रहे हो, सॉल्यूट नहीं डाल रहे, तो एन नहीं चेंज हो रहा, बट वॉल्यूम बढ़ जाएगा पानी डालने से, वॉल्यूम बढ़ जाएगा, कंसंट्रेशन घट जाएगी। पानी डालेंगे तो कंसंट्रेशन घटती है। तो इन्होंने देखा कि पानी डालने पर मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती है जी। ओह, एक्सपेरिमेंटली आया है जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए ये बना था मेरे बेटा, बिल्कुल सर, जो अपने से आयनों में टूट के रहते हैं। तो जीवन भर याद रखना, ये थ्योरी ये बताती है कि पानी डालने पर किसी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी पे क्या फर्क पड़ता है। तो ये फर्क पड़ता है, पानी डालते जाओ वॉल्यूम बढ़ता जाएगा, कंसंट्रेशन घटती जाएगी। देखा गया है मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती जा रही है पानी डालने पर। फिर एक सर्टेन लिमिट तक तो ये नाप पाए कंसंट्रेशन, आगे बहुत कम होगी तो नहीं नाप पा रहे। तो इन्होंने देखा कि यार मैक्सिमम पॉसिबल मोलर कंडक्टिविटी कितनी हो सकती है। तो इन्होंने सोचा कि जब यहां से यहां तक ये रिलेशन फॉलो हो रहा है तो आगे भी यही होगा ना। तो इस ग्राफ को एक्स्ट्रापोलेट किया और इसने कहीं पर वाई एक्सिस पर काटा। अजी जहां पर ये वाई एक्सिस पर काट रहा है क्या दिखा रहा है, ये उस समय की मोलर कंडक्टिविटी दिखा रहा है जब कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट जीरो है। अजी कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट जीरो कब आएगी, जब वॉल्यूम इंफिनिटी हो जाएगा, समथिंग बाय इंफिनिटी जीरो। हाँ सर सही कह रहे हो। तो ये उस समय की मोलर कंडक्टिविटी आ रही है जब सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट जीरो है
ऑलमोस्ट जीरो कंसंट्रेशन होने का मतलब वॉल्यूम इनफाइनाइट। तो इसी मोलर कंडक्टिविटी को बोल दिया मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन। किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा दिखाई जा सकने वाली मैक्सिमम पॉसिबल मोलर कंडक्टिविटी है, इसीलिए ये मैक्सिमम पॉसिबल, मैक्सिमम लिमिट है, इसीलिए इसको लिमिटिंग वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टिविटी भी बोलते हैं। तो किसी भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए इस स्ट्रेट लाइन को एक्स्ट्रापोलेट कर कर हम निकाल सकते हैं मोलर कंडक्टिविटी। हर इलेक्ट्रोलाइट की अपनी अलग अलग होती है ये मैक्सिमम वैल्यू। मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन। वाह सर वाह, आत्मा तृप्त हो गई सर। और स्ट्रॉन्ग के लिए तो हम ऐसे निकाल सकते हैं। तो जीवन भर याद रखना, इन्होंने यही बताया था। और ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन विद नेगेटिव स्लोप, अजी ढलती हुई लाइन है ना, ऐसी वाली लाइन नेगेटिव स्लोप होता है, ऐसी लाइन पॉजिटिव स्लोप होता है मेरे बेटा, ठीक है जी। तो इसका जो इन्होंने बेटा देखा वाई एक्सिस पर मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है ना, हाँ, और ये a माइनस बी रूट सी, वाई देखो वाई एक्सिस पर ये है मोलर कंडक्ट, एक्स पर रूट सी है, तो बेटा स्लोप देख नेगेटिव है, वाई इंटरसेप्ट कुछ है, और वो मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन है वाई इंटरसेप्ट। यस सर यस, बिल्कुल इसी इक्वेशन को अपन बोल देते हैं डिबाय हैकल ऑनसेंगर इक्वेशन। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए वैलिड है जी, एक्सपेरिमेंटली आया था, हर स्ट्रॉन्ग के लिए ऐसे स्ट्रेट लाइन ही आएगा मेरे बेटा। और किसी भी स्ट्रॉन्ग का मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन अपन निकाल सकते हैं। बहुत बढ़िया। तो आज के बाद ध्यान रखना, पानी डालने पे मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती है। फिर इन्होंने बोला वीक इलेक्ट्रोलाइट ले लें तो क्या होगा भैया? अजी वीक वो होते हैं जो अपने से पूरे पूरे टूट के नहीं रहते आयन में। तो अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट इन्होंने लिया था तो किसी भी कंसंट्रेशन पे स्ट्रॉन्ग के मुकाबले तो उनकी मोलर कंडक्टिविटी कम आएगी। क्यों? क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट आपने लिया तो 1 मोल, बट वो अपने आयनों में टूट के रहता ही नहीं ना 1 मोल, तो नंबर ऑफ आयंस कम रहते हैं वीक में हमेशा स्ट्रॉन्ग के मुकाबले। ये तो पूरा पूरा टूट गया आयनों में, ये टूटेगा ही नहीं, तो जब आयन ही नहीं होंगे तो कंडक्टेंस कहां से होगी यार, है ना। तो इनकी हमेशा कम रहती है। बट देखा गया है अगर पानी डालते हैं तो वीक इलेक्ट्रोलाइट और टूटने लग जाता है ना। इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऐसे दिखाते हैं मेरे बेटा। ओके सर, अगर पानी डालेंगे कंसंट्रेशन घटेगी अल्फा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ेगा, तो बेटा नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे, तो बेटा मोलर कंडक्टिविटी भी बढ़ती जाती है। और देखा गया है ग्राफ ऐसा आता है मेरे बेटा वीक का। हाँ, किसी भी कंसंट्रेशन पे स्ट्रॉन्ग से तो कम ही रहेगा, बट आप पानी डालेंगे कंसंट्रेशन कम हो रही है तो ये और ज्यादा टूटना शुरू हो जाते हैं वीक, तो आयंस बढ़ते हैं तो मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती है। अब इन्होंने बोला इसका भी, तो वीक का भी मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन बढ़ता है, बट उसका कारण है क्योंकि नंबर ऑफ आयंस बढ़ने लग जाते हैं, ज्यादा टूटता है पानी डालने पर, ठीक है सर। फिर इसका भी कहा कि मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन निकालो, तो इन्होंने कहा ठीक है एक्स्ट्रापोलेट कर लो, ऐसे फॉलो हो रहा है तो आगे भी ऐसे ही फॉलो होगा, तो उसको वैसे ही जैसे आया था इन्होंने एक्स्ट्रापोलेट किया। तो बेटा ये वाई एक्सिस को काटा नहीं, पैरेलल चला गया, क्योंकि कर्व ऐसा आ रहा था, जब इसी को आगे बढ़ाया बिल्कुल उसी सीक्वेंस में तो इसने काटा नहीं, ये पैरेलल चला गया। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन हम नहीं निकाल सकते इस एक्स्ट्रापोलेशन मेथड से। वाह सर वाह, तो फिर कैसे निकालेंगे? तो बेटा वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन निकालने के लिए फिर हम यूज करते हैं बेटा कॉल-रॉश लॉ। सुना होगा आदि अनादि काल से। हाँ सर सुना तो है कॉल-रॉश लॉ। अब कॉल-रॉश लॉ को बहुत ध्यान से देखना, क्या कहता है मेरे बेटा कॉल-रॉश लॉ? कॉल-रॉश लॉ ये कहता है मेरे बेटा कि एट इनफाइनाइट डिल्यूशन, मेरे बेटा इनफाइनाइट डिल्यूशन है, इनफाइनाइट डिल्यूशन मतलब तुमने बहुत ज्यादा पानी डाल दिया, तो मेरे बेटा अब जो बहुत ज्यादा इनफाइनाइट डिल्यूशन है तो बेटा इतने ज्यादा वॉल्यूम में तो सभी कैटायन एनायन एक दूसरे से बहुत दूर दूर रहेंगे ना। अब मेरे बेटा ये एनायन चलेगा तो कैटायन इतना दूर है कि इस पे अट्रैक्शन नहीं लगा पाएगा, इसकी स्पीड को, इसकी कंडक्टेंस को अफेक्ट नहीं कर पाएगा। ऐसे ही एनायन इतना दूर है कि कैटायन उसे अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, उसकी स्पीड को अफेक्ट नहीं कर पाएगा। तो यही कहता है कॉल-रॉश लॉ, एट इनफाइनाइट डिल्यूशन ईच आयन हैज इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक कंडक्टेंस। ओके सर, ये क्या कहता है? At infinite dilution,
एट इनफाइनाइट डिल्यूशन ईच आयन हैज, मतलब अगल बगल में कौन सा आयन है उससे मेरी स्पीड, मेरी कंडक्टेंस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। एट इनफाइनाइट ईच आयन हैज इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक कंडक्टेंस। ओके सर, है ना, नॉट अफेक्टेड बाय आयंस प्रेजेंट इन विसिनिटी, विसिनिटी माने पड़ोस। ओके सर, तो सुन, एट इनफाइनाइट डिल्यूशन, एट इनफाइनाइट डिल्यूशन, अब समझना मेरे बेटा, एट इनफाइनाइट डिल्यूशन HCl और NaCl, मेरे बेटा जो कंडक्टेंस Cl माइनस की यहां होगी वो भी मेरे बेटा NaCl सॉल्यूशन में भी वही होगी। वैसे अगर इनफाइनाइट डिल्यूशन नहीं होती तो अलग अलग होती Cl माइनस की, क्यों? H प्लस अलग तरीके से अट्रैक्ट करता, Na प्लस अलग तरीके से अट्रैक्ट करता, तो अलग अलग स्पीड आती। हाँ, अगर नॉर्मली हम बात करते किसी कंसंट्रेशन पे, बट मेरे बेटा एट इनफाइनाइट डिल्यूशन, मेरे बच्चे एट इनफाइनाइट डिल्यूशन, ये इससे बहुत दूर है, ये इससे बहुत दूर है, तो दोनों केस में Cl माइनस की मोलर कंडक्टिविटी सेम होगी। वाह सर वाह, तो यही कहता है आपका कॉलरॉश लॉ। और इसका सबसे जबरदस्त एप्लीकेशन है मेरे बेटा, हम मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट निकाल लेते हैं। है सर, निकाल लेते हैं। हाँ, कैसे? स्ट्रॉन्ग की दी होती है, मान ले आपको NaCl की मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन दे रखा है, ठीक है, आपको HCl का दे रखा है, ओके, आपको सोडियम एसीटेट सॉल्ट होता है, सॉल्ट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, इसका दे रखा है ना, तीनों स्ट्रॉन्ग है, वो एक्स्ट्रापोलेट करके स्ट्रेट लाइन को आ गया होगा सबका। अब सुन, मोलर कंडक्टिविटी का मतलब क्या है? एक मोल NaCl की कंडक्टेंस, अजी कंडक्टेंस आयनों की वजह से होती है, तो एक मोल NaCl में एक मोल Na प्लस, हाँ सर, एक मोल Na प्लस की कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डिल्यूशन प्लस एक मोल Cl माइनस होगा। ओ, एक मोल Na प्लस और एक मोल Cl माइनस की कंडक्टेंस ही एक मोल NaCl की कंडक्टेंस होगी। अजी आयनों की वजह से होती है कंडक्टेंस, बिल्कुल ऐसे लिख सकते हैं। मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HCl एट इनफाइनाइट डिल्यूशन, एक मोल H प्लस होगा इसमें, हाँ, और एक मोल Cl माइनस की कंडक्टेंस। वाह सर, इसके एक मोल में एक मोल एसीटेट होगा, एक मोल Na प्लस, अजी कंडक्टेंस आयनों की वजह से होती हैं। वाह सर वाह, बिल्कुल सर ऐसे लिख सकते हैं किसी के भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के एक मोल की कंडक्टेंस को, कोई दिक्कत नहीं सर, बिल्कुल सर। अब आपसे पूछ रहा है वीक इलेक्ट्रोलाइट, कह रहा है मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट एसिडिक एसिड निकालो। तो बेटा एक चीज ध्यान रखना, एट इनफाइनाइट डिल्यूशन वीक इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग की तरह काम करता है, 100% अपने आयनों में टूट के रहता है। तो बेटा इसके एक मोल की कंडक्टेंस है ना, तो वो क्या होगी, जल्दी बोल, एक मोल एसीटेट की कंडक्टेंस, क्योंकि इनफाइनाइट डिल्यूशन पे वीक इलेक्ट्रोलाइट पूरा पूरा टूट जाता है, एक मोल एसीटेट की कंडक्टेंस, एक मोल H प्लस की कंडक्टेंस। तो अगर मैं ये निकाल लूं तो बेटा इनफाइनाइट डिल्यूशन पे मोलर कंडक्टिविटी आ जाएगी वीक की। तो वो कैसे करते हैं, सुन, कॉलरॉश का प्रयोग किया, क्या कॉलरॉश क्या कहता है, अगल बगल में कौन सा आयन है उससे मेरी स्पीड में फर्क नहीं पड़ता, Cl माइनस की जो कंडक्टेंस यहां होगी अजी वही यहां भी होगी, क्योंकि ये इतना दूर दूर है इनफाइनाइट पे असर नहीं डाल पाएंगे, जो आपकी Na प्लस की यहां होगी वो यहां भी होगी। तो क्या किया करो, स्ट्रॉन्ग को ऐसे खोल लिया और इनफाइनाइट डिल्यूशन पे एक मोल एसिडिक एसिड की कंडक्टेंस क्या होगी, एक मोल एसीटेट एक मोल H प्लस, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डिल्यूशन 100% टूट के रहता है। तो क्या करो, ऐसे जमा घटा करो ताकि ये आ जाए, क्योंकि एसीटेट चाहे यहां से आएगा एसिडिक एसिड से चाहे सोडियम एसीटेट से आए, इनफाइनाइट डिल्यूशन पे हर किसी आयन की अपनी एक फिक्स कंडक्टेंस है, अगल बगल में कौन सा आयन है, मैं किस इलेक्ट्रोलाइट से आया हूं उससे फर्क ही नहीं पड़ता। तो चलो ये लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करो और इसको माइनस कर दो मेरे बेटा, तो लो जी लो, Na प्लस की जो कंडक्टेंस यहां, मतलब इन दोनों को ऐड किया और इसको माइनस, Na प्लस की जितनी कंडक्टेंस यहां होगी उतनी यहां, प्लस माइनस कट गया, जितनी Cl माइनस की यहां उतनी यहां, ले जी आ गया, एक मोल एसीटेट आयन की कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डिल्यूशन प्लस एक मोल H प्लस की कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डिल्यूशन। वाह सर वाह, तो मान ले अगर ये 20 था, है ना, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl, HCl की मान ले 100 थी, इसकी 150 थी, तो ले मेरे बेटा
इन दोनों को ऐड किया है इक्वेशन को, तो इनकी मोलर कंडक्टिविटीज को भी ऐड कर। 150 प्लस 100 250, ये माइनस हुआ है तो इसको माइनस कर दे, तो 250 माइनस 20 ले जी 230, इसकी मोलर कंडक्टिविटी आ गई। ओ जी झूठ ना बोलो। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन होता है मेरे बेटा वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन। कॉल रॉश का सबसे मेन एप्लीकेशन ही ये है मेरे बेटा। अब मैं अपने बच्चों को कराने जा रहा हूं, बहुत बहुत ध्यान से देखना, मजा आने वाला है मेरे बेटा जी आपको। अब अपन करते हैं मेरे बेटा, ठीक है। तो आपका बेटा जो पहला पार्ट था, पहला पार्ट क्या, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। बेटा बेटा हमने जितना पॉसिबल हो सकता था आपको डिटेल में, मिनिमम पॉसिबल टाइम में इलेक्ट्रोलिटिक सेल मैंने आपको रिवाइज किया। अब करते हैं दूसरा पार्ट, बहुत ध्यान से देखना मेरे बेटा। अब हम करने जा रहे हैं गैल्वेनिक सेल। सर क्या होता है गैल्वेनिक सेल? अब सुनो, गैल्वेनिक सेल ऐसा डिवाइस है मेरे बेटा जिसमें हम कुछ रिएक्शन कराते हैं और उससे करंट पैदा हो जाता है। ठीक है सर, तो सर कैसे बनाते हैं? ठीक है सर, देख लेते हैं। डेफिनेशन तो शुरू में लिखवा दी थी, तो पहले कंस्ट्रक्शन देखो। कोई भी जो गैल्वेनिक सेल होता है ना मेरे बेटा, वो 2 इलेक्ट्रोड्स का बना होता है। सर इलेक्ट्रोड क्या है बता देता हूं बेटा, जनरली ध्यान रखना, मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड कैसे बनाते हैं। मान लो मुझे जिंक का इलेक्ट्रोड बनाना है, तो क्या करो, सॉलिड जिंक को जिंक के ही आयनों के सॉल्यूशन में डाल दो। ठीक है सर। ऐसे ही मेरे बेटा कॉपर इलेक्ट्रोड बनाना है, तो सॉलिड कॉपर को कॉपर के ही आयनों के सॉल्यूशन में डाल दो। ये कहलाएगा जिंक इलेक्ट्रोड, ये कहलाएगा कॉपर इलेक्ट्रोड। ठीक है। आपको दीपक वशिष्ठ का इलेक्ट्रोड बनाना है, तो कैसे बनाओगे, दीपक वशिष्ठ को दीपक वशिष्ठ के ही आयनों के सॉल्यूशन में डाल दो तो दीपक वशिष्ठ का इलेक्ट्रोड बन गया। तो इनको इलेक्ट्रोड बोलते हैं बेटा। और देखा गया है बेटा प्रकृति में, जब इन दोनों को हम कंबाइन करते हैं, मान लो बीच में बल्ब लगा दिया, इन दोनों को जब हमने कंबाइन किया मेरे बेटा, तो देखा गया है एक इलेक्ट्रोड में ऑक्सीडेशन शुरू हो जाता है ना, और दूसरे इलेक्ट्रोड में रिडक्शन शुरू हो जाता है। तो इलेक्ट्रोड कोई भी ऐसी अरेंजमेंट है जब 2 इलेक्ट्रोड को कंबाइन करने से एक में ऑक्सीडेशन होने लग जाए, एक में रिडक्शन होने लग जाए, तो देखा गया ऐसी अरेंजमेंट्स इलेक्ट्रोड के रूप में काम करती हैं मेरे बेटा। ठीक है भाई। तो यहां जिंक इलेक्ट्रोड में देखा गया है कॉपर से कनेक्ट करने पर जिंक, यहां पे ऑक्सीडेशन शुरू हो जाता है। कैसे, जिंक सॉलिड ऑक्सीडाइज होकर मेरे बेटा Zn2+ 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे देने लगता है। जैसे जिंक सॉलिड से जिंक आयन बने, वो सॉल्यूशन में आने लग जाएंगे। ओके। और जो ये इलेक्ट्रॉन निकले, क्योंकि आयन सॉल्यूशन में एग्जिस्ट करेगा, जो इलेक्ट्रॉन निकले वो रॉड पे डिपॉजिट होने लग जाएंगे, जिससे इस रॉड पे नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। बट इस पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, और जहां ऑक्सीडेशन होता है याद करो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, उसे एनोड बोलते हैं। बट यहां पे चार्ज उल्टा हो गया है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की वजह से नेगेटिवली चार्ज, बट ऑक्सीडेशन हुआ है यहां, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन तो इसलिए हम इसको, जिस इलेक्ट्रोड में ऑक्सीडेशन होता है उसे एनोड बोलेंगे। अब यहां इलेक्ट्रॉन की भरमार हो गई, बिल्कुल ये नेचुरल क्षमता है कि जिंक इलेक्ट्रोड जब भी कॉपर इलेक्ट्रोड से टच करता है तो नेचुरल क्षमता है जिंक ऑक्सीडाइज होगा, कॉपर रिड्यूस। यहां इलेक्ट्रॉन की भरमार है, इधर इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो इलेक्ट्रॉन बहते हुए यहां आ जाएंगे मेरे बेटा। जैसे इलेक्ट्रॉन यहां आए, कॉपर 2+ रिड्यूस होने लग जाता है। कॉपर 2+ पे इलेक्ट्रॉन की कमी है, यहां इलेक्ट्रॉन आ गए वहां से, तो उन इलेक्ट्रॉन को लेके रिडक्शन हो जाएगा, कॉपर न्यूट्रल बनके यहां डिपॉजिट होने लग जाएगा। वाह सर वाह, ये तो रिडक्शन हो गया। और जिस इलेक्ट्रोड पे रिडक्शन होता है उसे याद करो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कैथोड बोलते थे, तो यहां इसको कैथोड बोलेंगे। तो हमेशा ध्यान रखना, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पे रिडक्शन होता है। चार्ज रिलेटिव होता है, यहां पे इलेक्ट्रॉन की भरमार थी, यहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी थी, तो रिलेटिवली यहां पॉजिटिव चार्ज आ गया मेरे बेटा। बहुत बढ़िया मेरे बच्चे। ठीक है। तो ऐसे मेरे बेटा देख, इलेक्ट्रॉन बह गए, इलेक्ट्रॉन बह गए मतलब करंट बह गया, बल्ब जल उठेगा मेरे बेटा। वाह सर वाह। ठीक है, मैंने ऐसा बोल दिया सर, अच्छे से समझ में आया। फिर से समराइज करता हूं, जब भी 2 इलेक्ट्रोड को कंबाइन करते हैं तो देखा गया एक में रिडक्शन होता है, एक में ऑक्सीडेशन होता है। तो बेटा जहां ऑक्सीडेशन होता है वहां से इलेक्ट्रॉन रिडक्शन वाली जगह पे जाते रहते हैं। जहां ऑक्सीडेशन हो रहा है उस इलेक्ट्रोड को एनोड बोलते हैं, जहां रिडक्शन हो रहा है उसे कैथोड बोल देते हैं। इलेक्ट्रॉन बहने लगेंगे सर, करंट बह रहा है, करंट पैदा हो गया सर, बिल्कुल रिएक्शन होने से। वाह। तो हम बोलते हैं ये एनोड पे रिएक्शन हुआ है, हाँ ये कैथोड पे। बट हमने बोल तो दिया,
बट ऐसा होता नहीं। सुन क्यों, सुनो, अभी वैसा नहीं होगा। क्यों? जैसे ही ऑक्सीडेशन शुरू हुआ, सुन ले, यहां पे बेटा इलेक्ट्रॉन और जिंक आयन सॉल्यूशन में आने लगा, सॉल्यूशन बहुत ज्यादा पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा एक ही क्षण में। हाँ सर, यहां पे कॉपर 2+ डिपॉजिट होने लगे तो यहां पे मेरे बेटा नेगेटिव की भरमार हो जाएगी। क्यों? कॉपर आयन कोई अकेला थोड़ी मिलता है, कोई सॉल्ट ही लिया होगा ना हमने कॉपर का, मान ले कॉपर सल्फेट, तो टूट के रहेगा। कॉपर और पॉजिटिव और नेगेटिव शुरू में बराबर था, बट कॉपर 2+ डिपॉजिट होते जाएंगे यहां, तो सॉल्यूशन में भी सल्फेट बचता जाएगा ना, तो नेगेटिव ज्यादा हो जाएगा, तो ये सॉल्यूशन पॉजिटिवली चार्ज होने लगता है, ये नेगेटिवली चार्ज। उससे क्या होता है सर? तो देखो उससे क्या होता है, नया Zn2+ ऑक्सीडाइज होके आएगा तो मेरे बेटा वो रिपल्शन फील करेगा, क्योंकि सॉल्यूशन ऑलरेडी पॉजिटिवली चार्ज है। तो नया जिंक आयन आएगा तो वो रिपल्शन फील करेगा मेरे बेटा, रिपल्शन फील करेगा, तो नया Zn2+ आ ही नहीं पाएगा, तो ऑक्सीडेशन रुक जाएगा। ऑक्सीडेशन रुक गया तो इलेक्ट्रॉन का सोर्स रुक गया, इलेक्ट्रॉन का सोर्स रुक गया, इलेक्ट्रॉन बहने रुक जाएंगे। ओहो, तो सर तो क्या करें इस प्रॉब्लम से बचने के लिए? तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हम सॉल्ट ब्रिज यूज करते हैं। ये क्या होता है सर? इसको बहुत ध्यान से सुनना। एक ये यू शेप की ट्यूब है मेरे बेटा, ऐसी इन्वर्टेड हम इसमें डाल देते हैं दोनों सॉल्यूशंस में। ओके, इन्वर्टेड यू शेप की ट्यूब है, बिल्कुल सर। अब बेटा इसमें क्या होता है, इसमें सॉल्यूशन होता है किसी इलेक्ट्रोलाइट का, और इलेक्ट्रोलाइट भी वो जिसके कैटायन और एनायन की स्पीड ऑलमोस्ट सिमिलर हो, लाइक KCl या अमोनियम नाइट्रेट। ओके सर, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट नहीं ले सकते इसमें। हाँ, ऐसा इलेक्ट्रोलाइट जिसमें कैटायन और एनायन की स्पीड ऑलमोस्ट सिमिलर हो। NaCl नहीं ले सकते, LiCl नहीं ले सकते, ऐसा जिसमें कैटायन एनायन की स्पीड हो। प्लस अगर 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 क्या है सर? ओ जी सुनो, अगर मैं KCl का सॉल्यूशन डालता, लिक्विड सॉल्यूशन है, पलटता ऐसे उल्टा रखता तो गिर जाता ना। अगर अगर उसको जेल टाइप का बना देता है, गिरने नहीं देता। ठीक है सर, समझ में आ गया? इसमें आपके इलेक्ट्रोलाइट हैं तो टूट के रहेगा KCl। अब सर ये क्यों लिया आपने सॉल्ट ब्रिज? तो सुन, जैसे ही बेटा ऑक्सीडेशन की वजह से सॉल्यूशन पॉजिटिव चार्ज होगा, क्योंकि जिंक आएगा आयन, जैसे ही ये पॉजिटिव चार्ज होने लग जाएगा, यहां से Cl- आके इसको न्यूट्रलाइज कर देगा, एक्सेसिव पॉजिटिव को। सॉल्यूशन न्यूट्रल रहेगा तो नया Zn2+ आता रहेगा, ऑक्सीडेशन होता रहेगा, इलेक्ट्रॉन निकलते रहेंगे, इलेक्ट्रॉन बहते रहेंगे। सेम वे यहां कॉपर 2+ रिड्यूस होके यहां गया, नेगेटिव ज्यादा होने लगा तो ये K+ आके एक्सेस नेगेटिव को न्यूट्रलाइज कर देता है। तो ले सॉल्यूशन न्यूट्रल बने रहेंगे तो इधर ऑक्सीडेशन होता रहेगा, इधर रिडक्शन, तो लगातार इलेक्ट्रॉन बहते रहेंगे, लगातार करंट मिलेगा। तो सॉल्ट ब्रिज का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है मेरे बेटा, इट न्यूट्रलाइजेज, है ना, इट मेंटेन्स इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। दोनों सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करता है मेरे बेटा। वाह सर वाह, दोनों सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है, ये बहुत बढ़िया। और दूसरा इसका काम होता है, इट कंप्लीट्स द सर्किट। देख, सर्किट क्लोज लूप होना चाहिए तभी करंट बहता है, इसने क्लोज लूप बनाया। वाह सर वाह, ये दो काम होते हैं सॉल्ट ब्रिज के। सॉल्ट ब्रिज हमेशा जरूरी नहीं होता, ठीक है ना, हाँ मेजॉरिटी केस में सॉल्ट ब्रिज लगता है, बट जहां पर दोनों इलेक्ट्रोड में अगर इलेक्ट्रोलाइट सेम है, हाँ, तो उस केस में हमें सॉल्ट ब्रिज की आवश्यकता नहीं पड़ती। ठीक है, बट समझ में आया अच्छे से? और झूठ ना बोलो तो लगातार मेरे बेटा करंट बहता रहता है, तो इस तरीके से काम। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, अब ध्यान से देख लो कैसे। पहले एनोड को लिखते हैं, बार बार डब्बे नहीं बनाएंगे, तो जो रिएक्शन हुआ है एनोड पे उसको एज इट इज लिखो। जिंक सॉलिड से Zn2+ में गया है ना, पूरा रिएक्शन नहीं लिखना होता। ओके सर, ये क्या है? डंडा, ये दिखा रहा है कि फेज डिफरेंस है, ये सॉलिड था, ये सॉल्यूशन में आ गया, सॉलिड लिक्विड, हाँ फेज डिफरेंस। तो जिंक सॉलिड से Zn2+ बन रहा है, बिल्कुल एनोडिक रिएक्शन को पहले लिखा। फिर कैथोडिक दिखाओ, कैथोडिक में कॉपर 2+ से कॉपर सॉलिड बन रहा है। वाह सर वाह, फिर डंडा आएगा, एक डंडा दिखाता है फेज डिफरेंस, ये डबल डंडा क्या लगा दिया सर? ये दिखाता है सॉल्ट ब्रिज। वाह सर, बस इतना? हाँ जी हाँ, यही है रिप्रेजेंटेशन, कोई दिक्कत नहीं, आ गया समझ में? पहले एनोड को लिखना है, पूरा रिएक्शन नहीं लिखना, किससे किस में कन्वर्ट हुआ है। कैथोड पर देखते ही समझ में आ रहा है, 0 से +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन मतलब ये एनोड है, +2 से 0
इलेक्ट्रॉन लिया है मतलब इसने रिडक्शन, ये कैथोड है ना, ये कैथोड है, बीच में सॉल्ट ब्रिज लगा है। वाह जी वाह, ऐसे डब्बे बनाने की जरूरत ही नहीं है। वाह सर, समझ में आ गया। अब मेरे बेटा इसमें अगली चीज होती है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम कैसे निकालते हैं? अब स्टैंडर्ड का मतलब क्या है समझना मेरे बेटा, ठीक है ना। व्हाट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल? सुन बेटा, आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, मैं एक इसका आइडिया देता हूं। ये एक तरीके से बेटा एलिमेंट के ऑक्सीडाइज या रिड्यूस होने की क्षमता को दिखाता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। किसी भी एलिमेंट के ऑक्सीडाइज या रिड्यूस होने की क्षमता को दिखाता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम स्टैंडर्ड कंडीशन में हर इलेक्ट्रोड की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। मान ले जिंक इलेक्ट्रोड है, समझियो इस चीज को ध्यान से, जिंक ऑक्सीडाइज होएगा, है ना। अगर मान ले जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है, समझना इस चीज को ध्यान से, ठीक है। सॉल्यूशन में Zn2+ आएगा सर, कोई दिक्कत नहीं, सॉल्यूशन पॉजिटिवली चार्ज होता जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन यहां डिपॉजिट होते रहेंगे तो रॉड नेगेटिव चार्ज हो रही है, तो सॉल्यूशन और रॉड के बीच में चार्ज डिफरेंस क्रिएट हो गया, और जहां चार्ज डिफरेंस क्रिएट होता है तो बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप हो गया। तो इसी को हम बोलेंगे कि इसी पोटेंशियल डिफरेंस को हम समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सेटअप हो गया। तो कोई भी इलेक्ट्रोड होता है उसका कुछ ना कुछ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सेटअप होता ही होता है मेरे बेटा। अब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड, तो हर इलेक्ट्रोड की अपनी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू होती है, बट स्टैंडर्ड तब बोलेंगे उसे जब आयनों की कंसंट्रेशन, जब आयनों की कंसंट्रेशन 1 मोलर हो, प्रेशर 1 atm हो या 1 बार बोल लो, लगभग लगभग सेम बात होती है, और टेम्परेचर 298 केल्विन बोलो या 25 डिग्री, बात सेम ही है। तो अगर किसी इलेक्ट्रोड का बेटा, किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इन तीन चीजों पे डिपेंड करता है, तो एक फिक्स वैल्यू निकालने के लिए एक इलेक्ट्रोड की हम इन तीनों को फिक्स कर देते हैं। अगर किसी इलेक्ट्रोड में आयनों की कंसंट्रेशन 1 मोलर है, प्रेशर 1 atm है, टेम्परेचर 2 है, तो हम बोलेंगे वो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड है और उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू कहलाएगा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। वाह सर जी वाह, समझ में आया सर। कैसे निकालते हैं? तो मेरे बेटा किसी भी इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाला जाता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, शी, या नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड भी बोलते हैं। बेटा दुनिया में कोई भी चीज नापनी है तो उसका एक स्टैंडर्ड होता है, एक रेफरेंस होता है मेरे बेटा जी, है कि नहीं? बिल्कुल 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 सर। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू निकालने के लिए हम स्टैंडर्ड मानते हैं और उसे बोलते हैं, मतलब हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ये स्टैंडर्ड कंडीशन में, स्टैंडर्ड कंडीशन बताइए ना क्या, आयनों की कंसंट्रेशन 1 मोलर, प्रेशर 1 atm, टेम्परेचर 298, तो व्हाट इज शी? तो देख लेना, हाँ तुम्हें तो बहुत पता होगा कि हुई शी। एक बर्तन लेते हैं बेटा, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड देखो मेरे बेटा, ध्यान से देखेंगे बेटा जी। इसमें हम क्या करते हैं, हम हाइड्रोजन के आयनों का सॉल्यूशन लेते हैं, ठीक है सर, बिल्कुल सर, कंसंट्रेशन 1 मोलर होनी चाहिए, स्टैंडर्ड है, हाँ, और इसमें हाइड्रोजन गैस पास करते हैं। भाई हाइड्रोजन की तो कोई सॉलिड रॉड हो ही नहीं सकती ना, हाइड्रोजन तो गैस है, हाँ सर। इसमें हाइड्रोजन गैस हमने पास करी, कितने प्रेशर पे? 1 atm पे, टेम्परेचर रखेंगे 298, बट यार किसी दूसरे इलेक्ट्रोड से कंबाइन करेंगे तभी तो ऑक्सीडेशन या रिडक्शन होगा। तो दूसरे इलेक्ट्रोड से कंबाइन करने के लिए हम क्या करते हैं, प्लेटिनम की वायर से एक प्लेटिनम का टुकड़ा लटका देते हैं। तो बेटा जो भी गैस होती है लाइक हाइड्रोजन, क्लोरीन, उनमें प्लेटिनम का टुकड़ा डालना पड़ता है, प्लेटिनम की वायर से लगा हुआ। क्यों भैया? दूसरे इलेक्ट्रॉन लाने ले जाने के लिए, दूसरे इलेक्ट्रोड से कनेक्ट करने के लिए कुछ चाहिए ना, हाँ सर, क्योंकि हाइड्रोजन तो गैस होती है, वो थोड़ी सॉलिड रॉड है। वाह सर वाह, ठीक है सर, आगे अच्छे से। तो ये इलेक्ट्रोड, बस इतना ही जी, ये कहलाता है हाइड्रोजन, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, क्योंकि आयन की कंसंट्रेशन 1 मोलर है, प्रेशर 1 atm, टेम्परेचर। और बेटा बाय रेफरेंस, बाय स्टैंडर्ड, इसको जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, मतलब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, देखो इससे पता लग जाता है रिडक्शन पोटेंशियल है या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। +1 से 0 तो रिडक्शन हो रहा है, तो स्टैंडर्ड में नोट लगाते हैं। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू असाइन जो की गई है वो मेरे बेटा 0 असाइन की गई है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू।
ठीक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलने का मतलब है कहीं भी बोले आज के बाद तो रिडक्शन पोटेंशियल, बिल्कुल सर। और दुनिया के किसी भी इलेक्ट्रोड का जो निकाला गया है बेटा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, वो इससे कंबाइन करके निकाला जाता है मेरे बेटा, शी के साथ, ठीक है। हाँ, अब मेरी बात को ध्यान से देख लेना, अगर किसी का रिडक्शन पोटेंशियल, हाँ, अगर किसी का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, हायर द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, तो मोर इज द टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस, ना बताया था। अगर यार एक मैं हूं एक आप हो, सोचो मेरा रिडक्शन पोटेंशियल है 0.1 वोल्ट, आपका है 0.3 वोल्ट, तो हम दोनों को कंबाइन करेंगे तो आपका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, तो आपके रिड्यूस होने की क्षमता ज्यादा है, तो आप रिड्यूस हो जाओगे, मेरे को ऑक्सीडाइज होना पड़ेगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, अगर, हाँ ना, बिल्कुल। तो यस, इस चीज को ध्यान रखना, इस पर बहुत क्वेश्चन आते हैं। हायर दी वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बोल लो या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, बात सेम होती है। हायर द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, more is the tendency to get reduced. ओके सर, अब सुनते जाना मेरे बेटा, मैंने दो इलेक्ट्रोड लिए, ईमानदारी से देखना, मैंने दो इलेक्ट्रोड लिए, ठीक है, एक ये है एक ये है, मान लो जी ये जिंक इलेक्ट्रोड है, ठीक है ना, ओके, स्टैंडर्ड है तो 1 मोलर होगा। ये कॉपर इलेक्ट्रोड है, यहां भी बेटा स्टैंडर्ड है 1 मोलर, बिल्कुल बिल्कुल सर। अब इन दोनों को अगर मैं कंबाइन करता हूं तो बता किस में रिडक्शन होगा किस में ऑक्सीडेशन, ऐसे नहीं बता सकते। मुझे मान ले रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू दी हुई है स्टैंडर्ड, बेटा ये रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू है +2 से 0, हाँ रिडक्शन, स्टैंडर्ड मतलब नॉट, मान ले इसका है 0.4 वोल्ट, मान ले इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है कॉपर का, मान ले अपने मन से दे रहा हूं 0.7 वोल्ट। अगर दोनों को कंबाइन करेंगे किसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, इसका, तो इसके रिड्यूस होने की क्षमता ज्यादा है, तो मेरे बेटा ये रिड्यूस होगा, ये ऑक्सीडाइज, जहां रिडक्शन होता है वो कैथोड बन जाएगा, जहां ऑक्सीडेशन होगा वो एनोड बन जाएगा। तो ई नॉट वैल्यू देख के बता सकते हैं कि दो इलेक्ट्रोड को कंबाइन करने पर कौन एनोड बनेगा कौन कैथोड बनेगा, वाह सर वाह। और फिर पूरा गैल्वेनिक सेल के लिए ये स्टैंडर्ड ईएमएफ भी पूछता है कि ईएमएफ ऑफ सेल कितना होएगा, तो जीवन भर याद रखना, जब भी ईएमएफ निकालना है स्टैंडर्ड ईएमएफ, ई नॉट कैथोड, कैथोड का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल माइनस एनोड का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, वाह सर वाह। ध्यान रखना रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज होनी चाहिए, रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज होनी चाहिए, वाह सर वाह, हाँ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। अब बता, मैंने जिंक इलेक्ट्रोड और कॉपर इलेक्ट्रोड को कंबाइन किया तो पूरा सेल बन जाएगा, दो इलेक्ट्रोड को कंबाइन करने से गैल्वेनिक सेल। हाँ मैं कह रहा हूं स्टैंडर्ड ईएमएफ कितना है, चल कर दे, देखती, मुझे और कुछ नहीं, मुझे देखते ही पता लग गया था कि इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है तो इसके रिड्यूस होने की क्षमता ज्यादा है, कंबाइन करने पे ये रिड्यूस होगा ये ऑक्सीडाइज होगा, जहां रिडक्शन होता है वो कैथोड, ये कैथोड बन जाएगा कॉपर इलेक्ट्रोड, जिंक एनोड बन जाएगा, लगा दे वैल्यू। इस सेल का जो स्टैंडर्ड ईएमएफ आएगा पूरे सेल का, कैथोड है मेरे बेटा कॉपर और उसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल 0.7 है, एनोड है जिंक और उसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल 0.4, तो इस गैल्वेनिक सेल का स्टैंडर्ड ईएमएफ 0.3 वोल्ट आएगा। अजी वाह सर जी वाह, आज के बाद सर कोई दो इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया हो, बता देंगे कितना ईएमएफ आएगा, नहीं आया और उनके वैल्यूज देख के समझ में आता है कौन कैथोड बनेगा कौन एनोड बनेगा, आ गया समझ में, बहुत बढ़िया। अब मेरे बेटा जी सब लोग अब बहुत बहुत ध्यान से देखना, ठीक है क्या, हाँ अब मैं बता देता हूं, सब लोग बहुत बहुत ध्यान से देखना। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, मैंने नहीं बताना, मेरे बच्चों ने बताना है, ठीक है जी। मैंने आपको दे रखा है, मान लो 3 एलिमेंट दे दिए, उनके स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दे दिए, ठीक है, हाँ आपको बताना है -0.3 वोल्ट ए, कोई ए था उसका रिडक्शन पोटेंशियल स्टैंडर्ड, दूसरा एलिमेंट है मान ले कोई बी, उसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल मान ले 0.2 वोल्ट। मैं कह रहा हूं अगर दोनों इलेक्ट्रोड को कंबाइन करेंगे तो कितना ईएमएफ मिलेगा, स्टैंडर्ड ईएमएफ बता, जल्दी बता, कैलकुलेट ई नॉट सेल, जल्दी से बोलना मेरे बेटा, है ना, हाँ स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल बताना है। भाई दो इलेक्ट्रोड है, दोनों को कंबाइन करेंगे तो गैल्वेनिक सेल बनेगा, अब किसी एक में रिडक्शन होगा एक में ऑक्सीडेशन,
इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल -0.3 वोल्ट है, इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल +0.2 है, तो इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, तो इसके रिड्यूस होने की क्षमता ज्यादा है, और जहां रिडक्शन होता है वो कैथोड, ये कैथोड बन जाएगा, ये एनोड बनेगा। लो जी हो गया, ई नॉट सेल होता है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, तो लो जी स्टैंडर्ड ईएमएफ आ गया। इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल पता लग गया, ये कैथोड बनेगा, क्योंकि जहां रिडक्शन होता है वो कैथोड। यहां रिडक्शन क्यों होगा? क्योंकि इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ए से ज्यादा है। हाँ, तो 0.2 माइनस इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल -0.3 है। ओहो, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, दोनों स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू 0.2 माइनस माइनस प्लस, तो इसका मेरे बेटा स्टैंडर्ड ईएमएफ 0.5 वोल्ट आएगा मेरे बच्चे। आ गया समझ में? वाह सर वाह, दिल खुश कर दीता मास्टर जी। अब सब लोग ध्यान से देखना, सुनो आप। बट सर अगर मान लो सेल आपका वो ना रहे, क्या बोलते हैं कि सर स्टैंडर्ड ना रहे, तो क्या करेंगे सर? अगर आयनों की कंसेंट्रेशन, ये ठीक है स्टैंडर्ड तो फिक्स वैल्यूज होती हैं, ठीक है ना, वो तो शी के साथ कंबाइन करके निकाल लेते हैं। हाँ तो मेरे बेटा जी अब सुनो ध्यान से, आपने बेटा बहुत ज्यादा अच्छे से सुना होगा नर्न्स्ट इक्वेशन। हाँ सर, नर्न्स्ट इक्वेशन सुना है मैंने, बहुत अच्छे से सुना है सर नर्न्स्ट इक्वेशन। तो नर्न्स्ट इक्वेशन किस लिए होती है बेटा? सुनो, अगर मान लो आपका ये इलेक्ट्रोड है, ठीक है, मान लो जिंक इलेक्ट्रोड ही है, ठीक है सर, बट आयनों की कंसंट्रेशन मान लो 1 मोलर नहीं होके मान लो 2 मोलर है, मतलब 1 मोलर नहीं है, तो बेटा हम इसको नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड बोलेंगे। ओके सर, ये तो नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड हो गया क्योंकि कंसंट्रेशन 1 मोलर नहीं है, तो बेटा इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा वो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से अलग आएगा, क्योंकि अब इसका नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आएगा। और वो कैसे निकालते हैं? वो नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नर्न्स्ट इक्वेशन से निकालते हैं। कैसे? है ना, नॉन स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है, हाँ, तो अब नॉट हटा देंगे, नॉन स्टैंडर्ड इज इक्वल टू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है सर, ये तो फिक्स वैल्यू है, दी होगी क्वेश्चन में, -0.059 बाय एन, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन इसमें, भाई रिडक्शन पोटेंशियल निकालना है तो रिडक्शन का रिएक्शन लिखो, ठीक है सर, जिंक सॉलिड, ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, दैट इज एन, तो 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं तो एन हो गया 2। लॉग क्यूसी, बेटा क्यूसी बताया था इक्विलिब्रियम में रिएक्शन कोएफिशिएंट होता है प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। मैं इसका अगर आपको क्यूसी लिखूंगा तो जिंक सॉलिड बाय जिंक आयन, सॉलिड का एक्टिव मास 1, लो जी लो, सॉलिड तो 1 हो गया ना, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट बिल्कुल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की तरह लिखते हैं क्यूसी, किसी भी समय की कंसंट्रेशन है, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, सॉलिड का एक्टिव मास 1, जिंक आयन की, और स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट पावर बनती है, यहां तो 1 ही था। ओ जी बिल्कुल सर, तो जिंक आयन की जितनी कंसंट्रेशन है यहां क्यूसी की जगह वो लिख दो, एन लिख दो, ई नॉट दिया होगा, तो यही होती है नर्न्स्ट इक्वेशन। तो ये एक सिंगल इलेक्ट्रोड का भी नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल सकती है, और अगर कंप्लीट गैल्वेनिक सेल है उसका भी निकाल देती है मेरे बेटा। कैसे? चलो वो भी बता देता हूं। ये जिंक इलेक्ट्रोड है मान ले, कंप्लीट गैल्वेनिक सेल पे भी वैलिड है, एक सिंगल इलेक्ट्रोड पे भी वैलिड है, और कंप्लीट गैल्वेनिक सेल पे भी वैलिड है। ओके सर, कैसे सर बता दो ना। हाँ मेरे बेटा मैं बता देता हूं, सुनो। अब मेरे बेटा यहां पे एनोड पे क्या होएगा, तो जब भी कंप्लीट सेल आए तो उसका रिएक्शन लिख लिया करो। एनोड पे तो ऑक्सीडेशन होएगा, कंप्लीट रिएक्शन लिखने के लिए जिंक एनोड पे ऑक्सीडेशन लिख के दिखाओ रिएक्शन, बिल्कुल। कैथोड पे रिडक्शन लिखो, ये हुआ होगा, बहुत बढ़िया। और लॉस और गेन बराबर होनी चाहिए इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल सर। अब नेट रिएक्शन के लिए दोनों को ऐड कर दो, लॉस और गेन इलेक्ट्रॉन कट जाना चाहिए, तो पूरे रिएक्शन में 2 मोल इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ, इसने 2 छोड़े इसने 2 लिए, वाह सर वाह। जिंक सॉलिड कॉपर आयन दे रहा है जिंक आयन और कॉपर सॉलिड, लो जी अब बिल्कुल गैल्वेनिक सेल लगा दो। मान लो यहां जिंक आयन की कंसंट्रेशन C1 मोलर, मान लो 1 मोलर नहीं है तो नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड होगी, नॉन स्टैंडर्ड गैल्वेनिक सेल, इसकी मान ले C2।
अगर एक भी आयन की कंसंट्रेशन 1 मोलर नहीं रहती मेरे बेटा तो वो नॉन स्टैंडर्ड गैल्वेनिक सेल हो गया। बिल्कुल। बस अब नॉन्स्ट इक्वेशन लगाओ, नॉन स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल इज इक्वल टू स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल। वो तो कैसे निकाल लेंगे, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। ई नॉट वैल्यू दी होगी, वो तो फिक्स होती है ई नॉट वैल्यू, तो माइनस 0.059 बाय एन लॉग क्यूसी। इसमें एन कितना है अजी, 2 मोल इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है तो N2 लेंगे। क्यूसी कैसे लिखेंगे इसका, और झूठ ना बोलो, क्यूसी कैसे लिखेंगे मेरे बच्चे, क्यूसी लिखेंगे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। वाह, जिंक आयन ये सॉलिड है, सॉलिड का एक्टिव मास 1 लेते हैं, कॉपर सॉलिड, न्यूट्रल सॉलिड बन जाते हैं। हाँ, फिर कॉपर आयन की कंसंट्रेशन, बहुत बढ़िया, जिंक सॉलिड 1, बिल्कुल सर, स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 थे, ओ 1 थे। हाँ, तो ये क्यूसी यहां लिख देंगे। जिंक आयन कितना है, C1 मोलर, ये C2, लो जी आ गया। और झूठ ना बोलो, नॉन्स्ट इक्वेशन का मेरे बेटा यही एप्लीकेशन होता है। आई होप मेरे बेटा जी आप लोगों को गैल्वेनिक सेल भी अच्छे से समझ में आया मेरे बेटा। तो देखो मेरे बच्चे, इस चैप्टर के हमारे 2 पार्ट थे, ठीक है ना। अब इसमें थोड़ी बस रटने वाली कुछ चीजें हैं मेरे बच्चे, ठीक है ना। हाँ, जिसमें बैटरीज आपकी होती हैं, ठीक है। हाँ, तो वो मेरे बेटा आप बिल्कुल एनसीईआरटी से, बहुत छोटा छोटा है, ड्राई सेल, ठीक है, ड्राई सेल आपका कंसंट्रेशन, आपका ड्राई सेल हो गया, आपका लेड स्टोरेज बैटरी है, और फ्यूल सेल, ठीक है। वो रटने वाली चीज है, ठीक है, उसको अपन कर सकते हैं, ठीक है, बहुत अच्छे से। और आई होप मेरे बेटा जी आज आपको इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और गैल्वेनिक सेल बहुत अच्छे से मेरे बच्चे को समझ में आया है मेरे बेटा, ठीक है। तो मिनिमम पॉसिबल टाइम में देखो, विद इन 100 मिनट, है ना, अराउंड 100 मिनट, जितना बेटा मैक्सिमम हो सकता है हमने इसको बेटा कंप्लीट किया है, ठीक है। तो आपके लिए बहुत यूजफुल होगा, अच्छे से पूरे चैप्टर की रिवीजन हो जा रही है मेरे बेटा, ठीक है। तो जो भी बेटा फंसने वाली चीजें थी, जहां बच्चों को दिक्कत होती है, समझने वाली चीजें थी, वो मैंने बहुत अच्छे से कराने का प्रयास किया है विद इन 100 मिनट, है ना। तो अब इसका बेटा फायदा उठाना, अच्छे से पढ़ना, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में अगले सेशन के साथ, और मचाते हैं बेटा बढ़िया वाला, मेहनत करते रहो, डॉक्टर बन के छोड़ना है। इस दुनिया में नथिंग इज इम्पॉसिबल, नीट निकालना आसान है, बस ईमानदारी से पढ़ते रहना मेरे बेटा। इसी के साथ मिलते हैं अगले सेशन में, टिल देन ओके टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।